जी, तो रोटेशनल मैकेनिक्स है, ये टॉपिक पढ़ना चाहते हो आप लोग? चलो जी पढ़ाते हैं। देखो, है ना, बेसिक्स ही कराएंगे अभी। बेसिक्स मतलब एडवांस वाला तो जब अपना चैप्टर बनेगा तब कराएंगे। अभी फिलहाल एग्जाम ओरिएंटेड करा देते हैं आपको। देखो, सबसे पहले तो ये आ रहा है कि रोटेशनल मोशन क्या होता है भाई, है ना। क्या होता है यार रोटेशनल मोशन? स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं जी। रोटेशनल मोशन क्या होता है यार? किसी को आइडिया होगा? मतलब किसको बोलते हो कि बॉडी रोटेट कर रही है? सामने इमेज बन रही है तो आप इस हिसाब से कैसे बोलोगे कि एक बॉडी रोटेट कर रही है? ये कैसे मालूम चलेगा, है ना। इस चीज को कैसे पता लगाएंगे कि एक बॉडी रोटेट हुई है कि नहीं हुई है? मैं आपको मैंने एक इमेज दिखाऊंगा आपको, और एक और इमेज मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगा अब, और आप मुझे बताना है कि ये बॉडी रोटेट हुई है या नहीं। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हमने मूव किया, ठीक है। मैं पहले आपकी स्क्रीन पर मूव करके दिखा रहा हूँ कि स्क्रीन पर देखना किस तरीके से मूव कर रहे हैं। ये जो मतलब स्क्वायर बॉक्स मैंने बना रखा है ना, मैं इस स्क्वायर बॉक्स को आपके स्क्रीन पर मूव करूंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर ये मूव करेगा, आप बताना। तो जिस तरीके से मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये रोटेशनल मोशन कहलाएगा क्या? जिस तरीके से मैंने इसको मूव किया नो है। सर। नो नो सर। सर। क्यों नहीं कहलाएगा? ये ऐसे रिवॉल्व करवा रहा हूँ मैं। सर क्योंकि सारे पार्टिकल सर सेम वेलोसिटी से रोटेशन चल में रहा है। सर एक कोई कोई पॉइंट फिक्स जो एक्सिस होता है, होना चाहिए। अच्छा, सर एक एक कोई सेकंड। पॉइंट फिक्स हो जाता The point fixed and around its axis. है। यस सर। राइट राइट राइट, एक पॉइंट फिक्स होना चाहिए। अच्छा, एक मिनट देखो, वैसे अभी एक ने बच्चे ने सही बोला था। आप इसके मोशन को चेक करना है। अगर हम इसको मूव कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं इसको मूव कर रहा हूँ, आप इस केस को देखना है ना। जिस तरीके से ये मूव कर रहा है उस सिचुएशन को आप एक बार देखते जाना, किस तरीके से ये चल रहा है ऐसे। अब इसको मैं इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस में आपको, मतलब कई सारे फ्रेम्स में दिखाता हूँ। इसके मोशन को मल्टीपल फ्रेम्स में देखिए अगर, मतलब कि स्नैपशॉट लिए जाए अगर, मान लो लगातार रेगुलरली आप पिक्चर्स क्लिक करते चलो, जैसे जैसे ये मूव करे और आप इसकी फोटोग्राफ क्लिक करते चलो, तो आपको अलग अलग मोमेंट पर जो फ्रेम्स मिलेंगे फोटोग्राफ के अंदर, वो फोटोग्राफ की फ्रेम्स कुछ ऐसी होंगी कि ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया। मतलब ये जो आपका पॉइंट, कॉर्नर वाला पॉइंट है, ये कॉर्नर वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ आया। दूसरा कॉर्नर वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया। तीसरे कॉर्नर वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया। फोर्थ कॉर्नर वाला पॉइंट अगर हम बात करें, और कलर यूज कर सकते हैं कौन सा, हाँ, और ये इस तरीके से मूव कर गया। मान लो ये चारों पॉइंट्स इस तरीके से आगे बढ़े, तो आप बताओगे इसमें से किसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करी है? मतलब कौन से पॉइंट ने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करी है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट है। सर सबका इक्वल है। हाँ, मतलब ये अगर आप S1 डिस्प्लेसमेंट कहते हो, उसके बाद ये ग्रीन वाला S2 डिस्प्लेसमेंट कह दें, और ये पर्पल वाला S3 डिस्प्लेसमेंट कहें, और ब्लैक वाले को हम कह दें कि ये S4 डिस्प्लेसमेंट है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ड्यूरिंग मोशन ये चारों डिस्प्लेसमेंट्स बराबर आएंगे। इसके अगले फेज में भी यही होगा। नेक्स्ट फेज में भी ये वाला पॉइंट जब यहाँ से यहाँ जाएगा ना, नेक्स्ट फेज में, तो भी सेम चीज होगी। ये बेसिक पॉइंट एक बार समझ लेना तो चैप्टर आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा। उसके अगले वाले पॉइंट में भी बॉडी मूव कर रही है, लेकिन इसमें आप देखो हो क्या रहा है। जब जब ये बॉडी मूव कर रही है तब तक एक कॉमन चीज आ रही है। वो कॉमन चीज क्या आ रही है? जितने भी पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस हो रही है। सेम डिस्टेंस तो हो ही रही है, सेम डायरेक्शंस में भी हो रही है ना। अगर ये चारों आप एरो देखो, जितने चार मैंने चारों कॉर्नर के एरो दिखाए हैं आपको, तो क्या ये चारों कॉर्नर के एरो एक दूसरे के पैरेलल नहीं दिख रहे हैं आपको? यस सर। यस सर। यानी आप एक सीधा सीधा ये कहोगे कि ईच एंड एवरी पॉइंट, बेसिकली आप ये कह दीजिएगा ईच एंड एवरी पॉइंट मूव्स in parallel direction. Each and every point moves in the parallel direction with, आप ये एक और चीज कह सकते हो, with the same velocity, same displacement, even same acceleration at any moment of time. किसी भी समय पर, at any moment, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइम पर होगा, at any moment of time। आप किसी भी मोमेंट पर चेक करेंगे वो सब सेम वेलोसिटी पर चल रहे होंगे। मतलब कि अगर एक पॉइंट की वेलोसिटी को आप v1 से डिनोट करेंगे, v1 से, तो दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी भी v1 दिखानी पड़ेगी आपको, तीसरे पॉइंट की वेलोसिटी भी v1 दिखाओगे, चौथे पॉइंट की वेलोसिटी भी v1 दिखाओगे। दैट मीन ये सारे पॉइंट सेम वेलोसिटी पे चल रहे हैं। इस टाइप के मोशन को हम फिजिक्स में नाम देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। इसको आप कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। यहाँ पर ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। each and every point, सब बात सुनना आप, each and every point travel in the same direction with the same magnitude of velocity, same direction of velocity,
सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि किसी में भी फर्क नहीं होगा, सारे पार्टिकल्स का आइडेंटिकल मोशन हो रहा होगा, तो आप कह दीजिएगा कि ये ट्रांसलेट कर रहा है बॉडी, राइट। जी विनायक, वहीं पर जो सेकंड फिगर आपको पहले से बनी हुई है डिस्क वाली, उस डिस्क को जब आप रोटेट कर रहे हो, उसको रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो डॉटेड सर्किल बना है इसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स मार्क करूंगा, आप इस पॉइंट्स को देखना। जिस तरीके से ओमेगा दिखाया गया है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट 1 मार्क किया है, फिर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट 2 मार्क किया है, और कहीं पर मैं पॉइंट 3 मार्क कर दूंगा, मान लीजिए यहाँ कहीं पर। तो इन पॉइंट्स की वेलोसिटीज का डायरेक्शन चेक करें अगर, क्योंकि ये सब पॉइंट उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं अगर, तो पॉइंट 1 की वेलोसिटी पॉइंट 1 जहां पर है वहां की टेंजेंट के अलॉन्ग बनेगा, जिस पॉइंट पर वो है वहां का टेंजेंट दिखाओगे। पॉइंट 2 की वेलोसिटी वहां के टेंजेंट के अलॉन्ग रहेगी। पॉइंट 3 की वेलोसिटी किसी और मतलब उस पॉइंट के टेंजेंट के अलॉन्ग आएगी। तो क्या इसमें पार्टिकल्स के वेलोसिटीज की सेम डायरेक्शंस हैं आपकी? क्या इन नो सर। यानी वेलोसिटी पार्टिकल 1 की किसी और डायरेक्शन में, पार्टिकल 2 की किसी और डायरेक्शन में चल रही है, पार्टिकल 3 की किसी और डायरेक्शन में चल रही। इवन ये तो मैंने सारे पार्टिकल एक कॉमन सर्किल पर लिए हैं, और मान लीजिए ये सर्किल स्मॉल आर रेडियस का है। इस सर्किल को हम मान लेते हैं कि ये सर्किल जो है वो स्मॉल आर रेडियस का बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का सर्किल का रेडियस स्मॉल आर है, और ये डिस्क ओमेगा की एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहा है। अब एंगुलर स्पीड हम लोग सर्कुलर मोशन में कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि एंगुलर स्पीड क्या होती है। एंगुलर स्पीड का मतलब होता है कि आप कितने रेडियंस पर सेकंड रोटेट कर सकते हो, मतलब एक सेकंड में कितने रेडियंस आप रोटेट कर जाओगे। तो सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स का जो लेक्चर था आपका, उसके हिसाब से इस वेलोसिटी में, आर में और ओमेगा में एक रिलेशन डेवलप किया था हम लोगों ने, है ना। इनमें एक रिलेशन था, वी में, आर में और ओमेगा में। is equals V equals to R. V is equal to R R omega. omega. जी हाँ, तो इसके प्रूफ के लिए आप वो लेक्चर देख लेना। प्रूफ के लिए आप चाहो तो सर्कुलर मोशन वाला लेक्चर देख लीजिएगा। अभी आज एक लेक्चर मैं इसका अपलोड भी करूंगा, उसमें जो 11th B01 बैच में पढ़ाया गया है उसको, तो वो हालांकि आपकी क्लास में भी हो चुका है। V इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा करके बताया गया था। अब अगर मान लो मैं इसी डिस्क पर कोई और सर्किल बनाऊं, सेम डिस्क के ऊपर मैं एक दूसरा सर्किल बनाऊं बड़े रेडियस का, ऑन द सेम डिस्क, इसी पर एक और सर्किल हम ड्रॉ करें कंसेंट्रिक, लेकिन उसका रेडियस ज्यादा है, और उस बड़े सर्किल के ऊपर कोई पॉइंट ले लें, अगर उस बड़े सर्किल के ऊपर कोई पॉइंट ले, तो उस बड़े सर्किल के पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो उस सर्किल का टेंजेंट दिखाओगे आप। और ये कितना होगा? हाँ, ये कितना होगा? अगर बड़े सर्किल का रेडियस हम कुछ आर डैश मान लेते हैं कि बड़ा वाला सर्किल आर डैश रेडियस का है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो वी डैश से डिनोट करेंगे, और वी डैश की वैल्यू लिखेंगे बड़े वाले सर्किल का रेडियस आर डैश मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो आपको क्या समझ आ रहा है इसका मतलब? ना सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शंस अलग अलग हैं, बल्कि कुछ पॉइंट्स की वेलोसिटीज भी आपस में अलग अलग हैं। जो पॉइंट एक्सिस के ज्यादा क्लोज होंगे, ये जो एक्सिस हम दिखा रहे हैं, जो पॉइंट एक्सिस के क्लोज होंगे उनके लिए आर की वैल्यू कम होगी, उनके लिए वी की वैल्यू भी कम होगी। जो पॉइंट एक्सिस से दूर होंगे उनके लिए आर ज्यादा होगा, तो करस्पॉन्डिंगली वी भी ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ओमेगा सबके लिए अलग अलग होगा या ओमेगा सबका कॉमन चलेगा? ये भी एक क्वेश्चन उठता है। कॉमन चलेगा। कॉमन चलेगा। Common चलेगा। magnitude sir common ही रहेगा। क्यों कॉमन रहेगा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओमेगा कॉमन क्यों रहेगा सबके लिए? सर क्योंकि वो सेम एंगल कवर कर रहा है पर सेकंड हर वो। यस सर। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ रहे हो कि ये सेम एंगल कवर करेंगे यार। मतलब अगर मैं इस इमेज को फिर से एक बार कॉपी करूं और आपको दिखाऊं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इसके ऊपर कोई एक रेडियस बनाओ, छोटे वाले सर्किल का जो रेडियस है उसी की बात कर लेते हैं। तो छोटे वाले सर्किल का मैंने रेडियस बनाया। अब इस रेडियस को अगर मैं रोटेट करूंगा, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस रेडियस के ऊपर प्रेजेंट जितने भी पॉइंट हैं वो सेम एंगल से रोटेट होंगे? मान लो अगर हमने यहाँ पर दिखाया, सपोज करो मैंने एक रेडियस ये दिखाई, मैं एक रेडियस को कोई और दिखाता हूँ, मैं एक रेडियस थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक बड़ा रेडियस देख लीजिए। मैं ब्लैक वाली रेडियस को अगर रोटेट करूं, ब्लैक वाली रेडियस को मान लीजिए मैं रोटेट कर देता हूं, और ब्लैक वाला रेडियस रोटेट करके इतने एंगल से यहाँ आया, करस्पॉन्डिंगली रेड वाला भी रोटेट कर जाएगा। तो क्या ऐसा होगा कि ब्लैक वाला रेडियस कम एंगल रोटेट करेगा और रेड वाला ज्यादा रोटेट करेगा, ऐसा कुछ होगा? या वो दोनों बराबर बराबर एंगल से रोटेट करेंगे? जितने एंगल से ये छोटा वाला रेडियस रोटेट करेगा उतने ही एंगल से बड़ा वाला रेडियस भी रोटेट करेगा। क्या ऐसा नहीं होगा? ये अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है तो होगा। Yes sir. तो जितने एंगल से ये ब्लैक वाला रोटेट कर रहा है, मतलब थीटा,
उतने ही एंगल से ये रेड वाला भी रेडियस रोटेट कर रहा है, ये भी थीटा है। यानी कि जितनी भी रेडियस होंगी, चाहे वो छोटी रेडियस हो चाहे बड़ी रेडियस हो, वो सब इक्वल एंगल से ट्रेवल करेंगे इक्वल टाइम के अंदर। इक्वल टाइम से इक्वल एंगल ट्रेवल करने का मतलब उन सबके लिए एंगुलर स्पीड की जो वैल्यू होगी वो कॉमन चलेगी। तो यहाँ से अगर आप कंक्लूजन लेना चाहते हो तो कंक्लूजन पॉइंट ये है आपके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, लेकिन कंक्लूजन पॉइंट ये है कि फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल, मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ इसको, ये पॉइंट जरा ध्यान रखना, फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल, उसके छोड़ करके, एक्सेप्ट उसको छोड़ दिए, एक्सेप्ट पार्टिकल जो उसके एक्सेस के ऊपर है, एक्सेप्ट द पार्टिकल ऑन एक्सेस। क्यों, उसकी अभी बात करते हैं। एक्सेस के पार्टिकल को छोड़ करके क्यों कहा जा रहा है आपसे? नंबर वन, ओमेगा सबके लिए सेम चलेगा, ईच एंड एवरी पार्टिकल उन सबका ओमेगा सेम रहेगा। और नंबर टू, आप कहोगे कि उन सबकी जो वेलोसिटी यानी कि लीनियर स्पीड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर। आर मतलब हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस, मतलब जो जितनी ज्यादा डिस्टेंस पर है उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। और क्योंकि आपका फॉर्मूला ये बन रहा है v इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब एक तरीके से आप ये कह दीजिएगा कि ओमेगा जो है वो कांस्टेंट की तरीके से काम कर रहा है और आर एज अ वेरिएबल काम कर रहा है यहाँ पर। सो आर को वेरी करेंगे तो v भी वेरी कर जाएगा। क्या हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, मतलब कैन वी राइट, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आप यहाँ से इस इक्वेशन को चेंज करके ऐसे लिख सकते हो कि ओमेगा बराबर v बाई आर, सो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, क्या ये सही है? Yes, sir. Yes. यस सर। अच्छा, एक बात बताइए, प्रोपोर्शनलिटी और इक्वलिटी के बीच में जब रिलेशन चलता है, जब आप कहते हो कि कोई क्वांटिटी p प्रोपोर्शनल टू q है, तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में लाने के लिए क्या करा जाता है? सर शायद से नहीं होगा क्योंकि v कांस्टेंट नहीं है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में लाने के सर लिए नहीं है। आप कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो ना। तो अगर अगर हम यस लोग सर, अगर इसको रिवर्स देखो, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर को जब आप इक्वलिटी में लेके जा रहे हो तो आप v यहाँ पर लगा रहे हो, तो क्या v कांस्टेंट है यहाँ पर? क्या सारे पार्टिकल की सेम स्पीड है? नहीं सर No, ऐसा sir. नहीं है। इसलिए ये रिलेशन गलत है, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर नहीं है। अरे भाई ऊपर आप कह रहे हो कि ओमेगा कांस्टेंट है, आप मेरी बात तो समझो, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपसे, क्या ऐसा नहीं होगा कि जितना, अगर मान लो सरकमफ्रेंस का एक पॉइंट है और एक अंदर वाले सर्किल का पॉइंट है, दो पॉइंट है, एक सरकमफ्रेंस पर है और एक अंदर वाले सर्किल पर है, तो क्या ऐसा होगा क्या कि जो अंदर वाला पॉइंट है वो जितनी देर में अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करेगा और सरकमफ्रेंस का पॉइंट जितनी देर में अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करेगा, क्या ये टाइम अलग अलग आएंगे? अगर वो दोनों सेम डिस्क के ऊपर हैं तो क्या अंदर वाले पॉइंट का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम और बाहर वाले पॉइंट के एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने का टाइम, ये डिफरेंट वैल्यूज होंगी या फिर सेम वैल्यूज होंगी इनकी टाइम की वैल्यू, अगर इसको रोटेट करा जाए तो? सेम होगी सर। सेम होंगी सर। सेम होंगी, सर। सेम होंगी। अब ओमेगा का एक सर्कुलर मोशन में फॉर्मूला हुआ करता है 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। ओमेगा का फॉर्मूला टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, 2 पाई को टाइम ऑफ रेवोल्यूशन से जब डिवाइड करते हो तो आप कहते हो कि एंगुलर स्पीड आती है। तो जब सारे पार्टिकल सेम टाइम पीरियड पर रिवॉल्व कर रहे हैं तो फिर इनका ओमेगा सेम नहीं हो जाएगा सबके लिए? यस सर। यस सर। आप इमेजिन करो ना कि दो आदमी खड़े हैं, दो आदमी मैरी गो राउंड पे खड़े हैं, मान लो एक यहाँ खड़ा है एक यहाँ खड़ा है, आमने सामने बिल्कुल दो दोस्त हैं। तो क्या ये वाला दोस्त जब अपना एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेगा तो दूसरा वाला उससे पीछे रह जाएगा, यहाँ कहीं पे रह जाएगा? नो नो सर, एक सर, साथ नो सर। एक साथ आएंगे। तो एक साथ आमने सामने चलोगे, मतलब साथ साथ घूमोगे ना आप। यस सर। तो साथ साथ घूमने का मतलब टाइम पीरियड सबका सेम है, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू सबकी सेम है, मतलब कि सारे पार्टिकल इक्वल टाइम पीरियड पर रिवॉल्व कर रहे हैं। जी ठीक? सर। तो आप इसको ना, अगर आपको सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट क्लियर है तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, अगर आपको सर्कुलर मोशन क्लियर है ना तो ये भी। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर आपकी बार बार वॉइस पॉज हो जा रही है, मन रुक जा रही है। यस सर। यस सर। एक मिनट रुकिएगा, वॉइस मतलब क्रैक कर रही है। यस सर सर। क्रैक बीच नहीं बीच कर में रही चली है जा सर, रही है। क्रैक नहीं, चली जाती है बीच में। एक दो पॉइंट बोलते हैं तो बीच में रुक जाती है फिर आ जाती है। अच्छा एक मिनट रुकिए, चेक करना।
तो देखो बच्चा, ये पॉइंट फिर से समझ लें कि जब आप रोटेशनल मोशन की बात करोगे तो अब आप इसको समराइज कर लीजिए, इस टॉपिक को समराइज कर लेते हैं, क्योंकि यही इसका मेन फंडामेंटल पॉइंट है। अगर आप रियली में अगर आप इस टॉपिक से कन्विंस हो, अगर एक्चुअल में आपको ये बात समझ में आ रही है ओमेगा वाली, जो इतनी हल्की बात नहीं है, बता रहा हूँ आपको, तो आप अच्छे से कर सकते हो। अगर इसको समझ में नहीं आ रहा फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरे चैप्टर के लिए आप यहीं से आगे बढ़े। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इस डिस्क पे कोई भी पॉइंट ले लो, आप यहाँ पर एक पॉइंट P1 मान लो, आप यहाँ पर एक पॉइंट P2 मान लो, आप किसी और जगह पर कोई पॉइंट P3 मान लो, सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई पॉइंट P4 मान लो। होगा क्या, ये सारे के सारे पार्टिकल्स बेसिकली क्या करेंगे, सब के सब इस कॉमन एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे। ये सब के सब इस कॉमन एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे। P1 भी उसी एक्सिस का चक्कर लगाएगा, P2 भी उसी एक्सिस का चक्कर लगाएगा, P3 भी सेम एक्सिस का चक्कर लगाएगा, सब उसके अबाउट रिवॉल्व करेंगे। P4 भी सेम एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेगा। यानी कि तीसरे नंबर पे आप एक पॉइंट ये कह सकते हो कि ऑल पार्टिकल्स, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ऑल पार्टिकल्स आर रिवॉल्विंग, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं वो, और वो जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो दे आर रिवॉल्विंग अबाउट अ कॉमन एक्सिस। लेकिन सिर्फ एक्सिस कॉमन है, अबाउट अ कॉमन एक्सिस। क्या रेडियस भी कॉमन है उनका? सब के सब सेम रेडियस पे सर्कल, नो सर, सबकी अलग है। बट इन डिफरेंट सर्कल्स, इन डिफरेंट रेडियाई। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आर जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी है। यहाँ पर वो पार्टिकल की लोकेशन के हिसाब से आर किसी के लिए कम होगा और किसी के लिए ज्यादा होगा। तो जो जितना जिसके लिए आर कम है उसके लिए उसकी लीनियर स्पीड कम है, जिसके लिए आर ज्यादा है उसकी लीनियर स्पीड ज्यादा है, ये कह सकते हैं। लेकिन आर कम हो चाहे ज्यादा हो, ओमेगा दोनों के लिए कॉमन चलेगा, ओमेगा में फर्क नहीं है, क्योंकि ओमेगा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन पे डिपेंड करता है और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सारे पार्टिकल्स के लिए बिल्कुल एक जैसा होगा। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. अब अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है ना, तो इसके बाद हम कंसेप्ट क्या लेने जा रहे हैं। इसके बाद जो हम कंसेप्ट लेने जा रहे हैं जल्दी से उसकी उसकी तरफ आते हैं। हालांकि यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन लेनी है, बट इसको हम अभी स्किप कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी पर आइए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। तो अब आप इसको ध्यान से देखना। मान लो इस डिस्क का मास कैपिटल एम लिया मैंने, डिस्क का मास कैपिटल एम है। तो पहली बात तो आप ये बताओ कि डिस्क सिंगल पार्टिकल है या फिर कई सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन है? ये आप इसको क्या मानते हैं? इज इट सिंगल पार्टिकल? Collection of Sum particles. of particles. ओके, तो ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है। आप ध्यान से देखना है इसको। जब हम यहाँ पर बॉडी नाम दे रहे हैं, बॉडी कह रहे हैं, बॉडी का मतलब कई सारे पार्ट्स होंगे उसमें। बॉडी आप कहते हो ना, तो बॉडी का मतलब उसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं। सिंगल पार्टिकल के लिए हम प्रीवियस चैप्टर में ये जान चुके हैं। इन द सिंगल पार्टिकल के केस में अगर बात करोगे तो पहले के चैप्टर्स में आपको ये बताया जा चुका है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है सिंगल पार्टिकल के लिए, वो होता है हाफ मास ऑफ दैट पार्टिकल इनटू v स्क्वायर फॉर द सिंगल पार्टिकल। यस सर। लेकिन डिस्क में कई सारे पार्टिकल्स हैं। तो अगर हमें एक सुनो, मैं क्या कहता हूं कि अगर मान लो इसके ऊपर मैंने एक पार्टिकल चूज किया, एक पार्टिकल जिस पार्टिकल का मास m1 है और वो पार्टिकल इस एक्सिस से r1 डिस्टेंस पर है। फिर मैंने एक दूसरा पार्टिकल चूज किया m2 मास का, वो उसकी एक्सिस से r2 डिस्टेंस पर है। और ऐसे करके कोई तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल करके मैं कई सारे पार्टिकल्स चूज कर सकता हूँ इसके ऊपर। डिस्क के ऊपर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान सकते हो। कई सारे पार्टिकल्स होंगे, सब अलग अलग जगहों पर लोकेटेड होंगे। होगा ऐसा कुछ? और सबकी रेडियस अलग अलग होगी। यस सर। तो अगर ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, कई सारे पार्टिकल्स को मिला करके बन रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे इस डिस्क की कैलकुलेट करनी है तो इसकी जगह मैं ये कह दूंगा कि इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द डिस्क। बोलिए, कह सकते हैं इसको कि जब ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है तो आप सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को कलेक्ट कर दो। कलेक्ट मतलब सम कर दो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो m1 वाला पार्टिकल जो r1 डिस्टेंस पर है वो कितनी स्पीड पे चल रहा है, m2 वाला पार्टिकल जो r2 स्पीड पर है वो कितनी स्पीड पे चल रहा है, कोई तीसरा पार्टिकल m3 ले लेंगे वो कितनी स्पीड पर चल रहा है। तो क्या ये सब सेम स्पीड पर चल रहे हैं? अलग अलग जगहों पर है ये सब, सबकी No, डिस्टेंस। No, sir. No, sir. No, sir. अलग अलग रेडियस हाँ, अलग तो ही है, इसी के लिए फॉर्मूला आपको v इक्वल टू r ओमेगा का यूज करना है कि ओमेगा तो सबका ठीक है लेकिन रेडियस अलग अलग है। जो जितनी दूर है वो उतना फास्ट है, दूर वाला पॉइंट फास्ट है और पास वाला पॉइंट स्लो है, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो फिर हम क्या करेंगे इसको, बेसिकली अगर हमें करना हो तो
हाफ, मान लो मैंने रैंडमली 3 पार्टिकल चूज किए हैं, तो मैं इसको ऐसे कहूंगा हाफ m1, और क्या वेलोसिटी होगी m1 वाले पार्टिकल की, अगर वो r1 डिस्टेंस पर है तो उसकी स्पीड, अभी पीछे जो फॉर्मूला लिखा R1 है, ओमेगा R1 ओमेगा। आर स्क्वायर तो आप यहाँ r1 ओमेगा का स्क्वायर करेंगे। ऐसे ही जब दूसरा पार्टिकल कोई लेंगे m2, तो उसके लिए लिखेंगे r2 ओमेगा का स्क्वायर। फिर कोई तीसरा पार्टिकल m3 होगा, उसके लिए लिखेंगे r3 ओमेगा का स्क्वायर। लेकिन और ऐसे करके आप एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। अब एक्चुअली क्या होगा, इसमें क्या क्या चीजें कॉमन आएंगे, हाफ कॉमन रहेगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, अंदर m1 हाफ रहेगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, हाफ जी। ओमेगा स्क्वायर। हाँ, हाफ और ओमेगा ये फैक्टर अंदर चल रहा है, और उसके बाद बाहर की तरफ एक फैक्टर बनेगा आपके लिए ओमेगा स्क्वायर का। कुल मिलाकर के ये कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन बनेगा। अब जो इसके अंदर वाला फैक्टर आप देख रहे हो, ये m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ये पूरा समेशन जो देख रहे हो, क्या ये समेशन मोशन की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है? मतलब कि बॉडी कितनी फास्ट है कितनी स्लो है, क्या इस चीज पे डिपेंड करेगा ये, जिसको मैंने रेड बॉक्स में रखा है, रेड बॉक्स में, समझिएगा नो सर। जी। मतलब अगर आप इसी डिस्क को ज्यादा एंगुलर स्पीड से रोटेट करें, या इसी डिस्क को कम एंगुलर स्पीड से रोटेट करें, या कुछ भी करें, ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो, ये उसके पार्टिकल के मासेस पे डिपेंड करता है, और उसके पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है वो डिपेंड करता है। रेडियस में। हाँ, तो ये जो समेशन वाली पूरी क्वांटिटी है, इस पूरी क्वांटिटी को हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी का नाम देने जा रहे हैं। इसी को एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं यहाँ पर, और उसको हम कैपिटल आई से डिनोट करेंगे, और नाम इसका बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको कहा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, या बेसिकली कह सकते हो समेशन ऑफ m ऑफ ith पार्टिकल इनटू r ऑफ ith पार्टिकल का स्क्वायर। जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके लिए मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, इसके प्रोडक्ट को जब आप, मतलब एक पार्टिकल के मास को और उस पार्टिकल का एक्सेस फ्रॉम डिस्टेंस के स्क्वायर वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सारे पार्टिकल्स को ऐड कर देंगे, तो ये क्वांटिटी हम कह देंगे कि ये इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। कैपिटल आई से इसको डिनोट करेंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आई, अब आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 1/2, और इस पूरे ब्रैकेट को अगर आप कैपिटल आई से रिप्लेस कर दो तो हाफ आई मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। ये आपका एक डेरिवेशन भी मैंने करा दिया, डिराइव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। तो यही डेरिवेशन होती है जहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी प्रूव करना होता है कि इट इज 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। बहुत क्लियर रखना, मैं बता रहा हूं, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी आप काइनेटिक एनर्जी के इस सदमे से बाहर निकल ही नहीं पाते हो कि वो हाफ mv स्क्वायर होता है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बॉडी की नहीं होती है, हाफ mv स्क्वायर सिंगल पार्टिकल की होती है। हाँ, सिंगल पार्टिकल की होती है। या फिर बॉडी ट्रांसलेट करे, क्योंकि ट्रांसलेटिंग बॉडी में सारे पार्टिकल सेम स्पीड पर चलेंगे। सर ट्रांसलेट बॉडी का एक बार बता दीजिए, मतलब बता दीजिए। ट्रांसलेटिंग बॉडी का मतलब यहाँ पर पीछे समझाया, देखो ये कि ट्रांसलेटिंग बॉडी में अगर एक पार्टिकल v स्पीड पर चलता है तो दूसरा पार्टिकल भी v स्पीड पर चलेगा, तीसरा पार्टिकल भी v स्पीड पर चलेगा, चौथा पार्टिकल भी v स्पीड पर चलेगा। तो जब आप इसमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो क्या लिखोगे, मान लो पहला पार्टिकल m1 मास का है लेकिन चल तो v स्क्वायर से रहा वो भी, दूसरा पार्टिकल m2 मास का है लेकिन वो भी v स्क्वायर होगा, तीसरा पार्टिकल m3 मास का है वो भी v स्क्वायर हो जाएगा, सबके पास सेम स्पीड है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2, और m1 प्लस m2 प्लस m3 यानी कि टोटल मास जो उस बॉडी का होगा, और मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर। तो ट्रांसलेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आप हाफ mv स्क्वायर से कह सकते हो, या फिर आप उसको पार्टिकल के बारे में कह सकते हो, लेकिन रोटेटिंग बॉडी के केसेस में काइनेटिक एनर्जी आप हाफ mv स्क्वायर नहीं लिखोगे, उसकी जगह लिखना पड़ेगा आपको हाफ कैपिटल आई विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। बट अब प्रॉब्लम यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे होगा, ये क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम इसी प्रिंसिपल से जो ये लगाया गया, इट इज समेशन ऑफ क्या, किस चीज का समेशन है, तो समेशन ऑफ प्रोडक्ट है दो चीजों का प्रोडक्ट है, मास और स्क्वायर ऑफ रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, रेडियस ना बोला करें आप, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस कहिए, ज्यादा बेटर वर्ड है।
मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, इसके समेशन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहे हैं। तो पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप मान लो अगर एक सिंगल पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल, और आपसे कहा जाए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना है, तो अगर एक सिंगल पार्टिकल सर्किल पर रिवॉल्व कर रहा है, इकलौता पार्टिकल है ना, उसका कोई भाई बंधु नहीं है, इकलौता पार्टिकल m मास का है और वो किसी सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है और वो उस एक्सिस से r डिस्टेंस पे है, तो क्या कहें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई? अगर सिंगल पार्टिकल है, इकलौता पार्टिकल, तो mr²। चलिए अब डबल पार्टिकल पर आते हैं। दो पार्टिकल से मान लो, मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टार्ट करूंगा इसको, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे बड़ा पार्ट यही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डबल पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स है मान लीजिए, और वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब वो रिवॉल्व कहाँ कर रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ना, कि रिवॉल्व किसके अबाउट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि दो पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। मैं इनको एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा पार्टिकल मान लेते हैं इसमें। छोटे पार्टिकल है, भले आप इसको सर्कल दिखाएंगे लेकिन ये हैं छोटे पार्टिकल्स, ध्यान रखना, ये छोटे पार्टिकल्स हम मान के चलेंगे। फिगर हमने जरूर सर्कल का बनाया है, लेकिन आप इसको साइज नेगलेक्ट करिएगा। क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यार, बताएंगे जरा तो आपका, कि मान लो ये दो पार्टिकल्स हैं और ये रोटेट कर रहे हैं, और ये रोटेट कर रहे हैं किसी एक्सिस के अबाउट, और वो एक्सिस मान लीजिए बीचों बीच पास हो रही है, मतलब रेड वाली एक्सिस है, और उस एक्सिस के अबाउट ये दोनों पार्टिकल इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसे आपस में विद ओमेगा वेलोसिटी। एक मास इसमें से m1 है, जो एक मास है उसको आप m1 मान लें, दूसरे मास को m2 मान लें। एक मास r1 डिस्टेंस पे है और एक मास r2 डिस्टेंस पे है, मतलब m2 वाला मास एक्सिस से r2 डिस्टेंस पे है और m1 वाला मास एक्सिस से r1 डिस्टेंस पे है। अब आपसे अगर कहा जाए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो सीधा सीधा क्या करोगे आप, m1 r1 r1 square plus m2 r2 square। बस ये हो जाएगा। अब इसको और समझने के लिए एक और एग्जांपल देखो, और बेटर तरीके से समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, और अच्छी तरीके से इसको बताना क्या आंसर आएगा। मान ले आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, हमें इसको ट्रायंगल फॉर्म में मान लेते हैं कि कोई एक ट्रायंगल है एल लेंथ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये एल लेंथ का, और ठीक है ये सब नोट कर लीजिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसके तीनों वर्टिसेस पर ये पार्टिकल्स हैं, तीनों वर्टिसेस पर। फर्स्ट इस वाले वर्टिस पे भी पॉइंट है, दूसरे वाले पर भी पॉइंट है, और तीसरे वाले पे भी, तीनों वर्टिसेस पर हमने कुछ ना कुछ मासेस रख दिए। ये तीनों छोटे छोटे मास हैं, ये भी m मास है, ये भी m मास है, और ये भी m मास है। और हमने कहा कि जो एक्सिस है, मतलब जिसके अबाउट ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है, जिस लाइन के अबाउट, वो लाइन यहाँ से पास हो रही है रेड कलर से जो है, ये एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है विद ओमेगा स्पीड, किसी भी स्पीड से। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फिर बोलता ना आपको मैं, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, मतलब कि यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बन रहा होगा। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ऑफ तीनों पार्टिकल का। जी क्या पूछ रहे बच्चा? सर पूछ रहे मास सेम है। हाँ हमने जानबूझ के सेम लिया है। अभी तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना यार, अभी डायरेक्ट टफ वाला तो नहीं कर सकते ना, पहले इजी वाला एग्जांपल कर लेते हैं। पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार दिमाग में घुस तो जाए कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखो आप इसमें तीन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मैं इन तीनों का नाम दे देता हूँ। मान लो ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है, और ये पार्टिकल नंबर 3। सबसे पहले बताइए पार्टिकल नंबर 1 का मास m, और पार्टिकल नंबर 1 का उस रेड वाली एक्सिस से क्या डिस्टेंस है? एल नहीं भैया, L/2 एक्सिस sin 30 ये degree। डिस्टेंस, हाँ एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस होगा। एक्सिस से डिस्टेंस मतलब एक्सिस एक लाइन होती है, तो एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हो भाई मैथमेटिक्स में? अगर आपसे कोई कहे कि एक लाइन है और एक पॉइंट है, इनके बीच डिस्टेंस होता है, तो इनके बीच तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना हमेशा, लाइन और पॉइंट के बीच में। हाँ तो सर, यही सर। कंसेप्ट, हाँ यही कंसेप्ट लगाओ, यही कंसेप्ट लगाओ कि देखिए ये जो 1 2 3 है वो अलग अलग तो पार्टिकल है ना, 1 एक पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब पॉइंट है, तो उस पॉइंट का उस एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? तो वो डिस्टेंस बच्चा लोग ये होगा, एक्सिस से आप ये परपेंडिकुलर लाओ, ये डिस्टेंस है 1 का, और ये डिस्टेंस कितना होगा अगर आप कैलकुलेट करोगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू, L/2। L/2 हाँ तो m L/2 का स्क्वायर करो यहाँ पर। अब पार्टिकल नंबर 2 की बात करो, कितना होगा? ये हो गया 1 का, ये पार्टिकल नंबर 1 हो गया। अब पार्टिकल नंबर 2 का मास लिखते हैं m। पार्टिकल नंबर 2 कितने डिस्टेंस पर है उस लाइन से? उसकी क्या डिस्टेंस है? L। तो इसको L स्क्वायर, ये पार्टिकल नंबर 2 का हो गया। अब आइए पार्टिकल नंबर 3 का मास m है, वो कितने डिस्टेंस पर है? पार्टिकल नंबर 3 कितने डिस्टेंस? 0। अब इसका आंसर ले, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे, इसका जो भी आंसर आ जाएगा। 5/4 ml square। 5/4
m ml square. l स्क्वायर। समझ गए बच्चे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को ध्यान देना। सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर करूंगा, इसकी गारंटी ले रहा हूँ। पूरी तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर देंगे आपका आज। मतलब अब ट्रायंगल, उसकी जगह स्क्वायर, कुछ भी आ सकता है भाई, फिगर तो कोई भी आ सकती है ना। अब वो तो बनाने वालों के ऊपर है वो क्या देते हैं, बट फिर भी आप इसमें कोई भी फिगर मान सकते हो। फिलहाल तो हम इसको भी फिर से ट्रायंगल पे ही लेके चल रहे हैं। फिर से सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। मैं आपको एक कंसेप्ट इलस्ट्रेट करना चाहता हूँ यहाँ पर, और वो कंसेप्ट ये है कि फिर से ये तीनों पार्टिकल्स हैं, सेम मासेस के पार्टिकल मान के चल रहा हूँ मैं, एम मास के। लेकिन अब की बार जो एक्सिस है ना, वो मैं चेंज कर रहा हूँ, एक्सिस की लोकेशन चेंज कर रहा हूँ। अब की बार एक्सिस जो है वो इसका मीडियन है, ट्रायंगल का मीडियन जो है वो एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, और साइड लेंथ एल है। सेम फिगर है, एक्सिस चेंज हो गई है। अब आप बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे इस फिगर में? पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2 और पार्टिकल नंबर 3। तो सबसे पहले पार्टिकल 1 के बारे में बात करिए। मास m इनटू पार्टिकल 1, उससे कितनी डिस्टेंस? 0 सर 0 पे। Particle 1 to 0 पे. तो पार्टिकल 1। पार्टिकल 2 का बताइए, m इनटू L by 2 का होल स्क्वायर। ये पार्टिकल 2 होगा। और पार्टिकल 3 भी इतना ही होगा। Same distance. L by तो Square. 2 and 3 जब सिमिलर है तो इसको इनटू 2 कर देंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऐड करने के लिए। यस अब सर। हाँ, अब क्या आंसर आएगा इसका? सर ml स्क्वायर बाय 2, ml स्क्वायर बाय 2। ml स्क्वायर बाय 2। अब ये बताओ, यही फिगर पीछे लिया था तो आंसर आया था 5/4 ml स्क्वायर, सेम फिगर था। और वही फिगर अब ले रहे हो, सेम चीज है, लेकिन हमने सिर्फ एक्सिस को चेंज किया तो आंसर बदल गया। Yes, sir. तो इसका Yes, मतलब कि इसका मतलब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है किसके ऊपर? इट डिपेंड्स ऑन एक्सिस के ऊपर। लोकेशन ऑफ एक्सिस, Okay, sir. Location of X. कि एक्सिस की लोकेशन कहाँ से जा रही है। अगर आप अलग अलग लोकेशन पर एक्सिस बनाएंगे तो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आएंगे, सेम इनर्शिया नहीं आता। अब एक और समझना, एक बार फिर हम यही वाला फिगर ड्रॉ करेंगे, सेम फिगर फिर से ड्रॉ करेंगे एक और कंसेप्ट समझाने के लिए, ठीक है? अब हम फिर से एक बार काम करें कि पहले ये फिगर ड्रॉ कर लें। नहीं बनेगा, एक मिनट को नहीं बनेगा, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा फिर से। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली आज टाइम नहीं मिला यार इसको तैयार करने का पहले से, वरना आप समझो आप लोग के जो लेक्चर्स होते हैं ना, जितना 2 घंटे के लेक्चर के लिए हम लोग को 2 घंटे और बैठना पड़ता है ये सब कंटेंट पहले से तैयार करने के लिए। मतलब आपकी क्लासेस 4-4 घंटे की हो जाती है हम लोग के लिए, और उसके बाद तुम लोग के लिए भी सेम चीज़ है कि उसको पढ़ने के लिए फिर 2 घंटा लगाओ। तो मास के हो गए। अब यही प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लासेस का। चलिए अब एक काम करो यार, मैं एक्सेस को बच्चा चेंज करना चाहता हूँ, मैं जो एक्सेस है वो चेंज करूंगा, लेकिन आपके लिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम बढ़ेगी, आपकी मैथमेटिक्स चेक होगी। अब आपकी मैथमेटिक्स में चेक करने जा रहा हूँ, और सही से बताना। एक्सेस इसी कॉर्नर से पास कराएंगे, लेकिन अब की बार जो एक्सेस है वो कुछ एंगल पर होगी। मतलब ये एक्सेस है, थोड़ी टिल्टेड एक्सेस ले रहा हूँ मैं, टिल्टेड एक्सेस। अब एक बात ध्यान देना, फर्स्ट एग्जांपल में एक्सिस की लोकेशन क्या थी, मतलब किस पार्टिकल से पास हो रहा था वो? 1 से 2 से 3 से, किससे पास? 3 से sir. तो उसकी लोकेशन पार्टिकल नंबर 3 थी ना। अब आप देखो 1 2 3, यहाँ पर भी लोकेशन पार्टिकल नंबर 3 है। लोकेशन तो सेम है ना, लोकेशन का मतलब वो किस पार्टिकल से पास हो रहा है। तो फर्स्ट एग्जांपल में भी 3 से पास हुआ था, और थर्ड एग्जांपल में भी वो 3 से पास हो रहा है, लेकिन थर्ड एग्जांपल में वो एक्सिस थोड़ी सी टिल्टेड है। और मान लीजिए वो इस ट्रायंगल के इस साइड के साथ 15 डिग्री का एंगल बना रहा है, 15 डिग्री एंगल मान लेते हैं, 15 डिग्री एंगल। बाकी ये 60 डिग्री बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी 60 डिग्री बनेगा, इक्विलैटरल है, और ये भी 60 डिग्री बनेगा। अब आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखेंगे? देखो सबसे पहले पार्टिकल 3 का है ना, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल 3 का प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल 2 का प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल 1 का। तो 3 वाले पार्टिकल की जब बात करोगे तो 3 वाले पार्टिकल का हो जाएगा 0, ठीक है ना? नहीं विनायक बच्चा रुक जाओ, अभी ये सब मत बोलो। और I2 क्या होगा? I2, अगर हम I2 की बात करें, पार्टिकल नंबर 2, तो अब पार्टिकल नंबर 2 उस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है?
तो ध्यान रखना, सर sin 75। ध्यान रखना एक, हाँ बिल्कुल, एक पार्टिकल और एक्सिस के बीच में जब डिस्टेंस कही जाती है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए हमेशा। यानी कि आपको करना क्या होगा, पार्टिकल 2 से इस एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए और इसकी डिस्टेंस को बताओ क्या होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। और ये डिस्टेंस आपको ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालना पड़ेगा कि पार्टिकल 2 उस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। तो ये निकाल सकते हो, ट्रायंगल का साइड आपको एल दे रखा है और यहाँ 60 + 15 यानी टोटल एंगल 75 डिग्री बन रहा है अगर यहाँ पर, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है Yes, तो ये m मल्टीप्लाइड बाय क्या डिस्टेंस बनेगी यहाँ पर, L sin 75। l sin 75 75 और सर L cos 15 भी हो सकते हैं। L sin 75 या cos 50 ये हो जाएगा। अब पार्टिकल 1 पे आ जाओ, पार्टिकल 1 पे सेम कंसेप्ट पार्टिकल 1 के लिए लगेगा। sin 15। इसके लिए क्या करें, पहले एक्सिस को आगे बढ़ा लें, जरा एक्सिस को आगे बढ़ाएं। सेम कंसेप्ट पार्टिकल 1 के लिए लगाएंगे। अब पार्टिकल 1 के लिए क्या करोगे आप, पार्टिकल 1 से उस एक्सिस पर पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, पार्टिकल 1 से इस एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और अब आप पता लगाओ कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। मतलब ये जो डिस्टेंस है जिसपे मैं 3 क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ, ये डिस्टेंस क्या होगी, L sin 15. L sin 15। L sin 15, क्योंकि ये साइड भी L है, ठीक है बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो m इंटू L Yes। sin 15 डिग्री। अब आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हो तो sin 75 और sin 15 डिग्री की वैल्यूज आप लिख सकते हो वहां से थ्रू साइंटिफिक कैलकुलेटर। sin तो ML 15 minus आप 1 sin 70 होती है। बच्चा एक बार आंसर सुनो, मेरी बात सुनो, आप करो, मुझे आंसर में इंटरेस्ट कोई भी नहीं है कि क्या आ रहा है, मेरे को सिर्फ ये बता दो कि क्या जो यहाँ पर आंसर आया था 5/4 ml², क्या यही आंसर आएगा, बस इतना बता दो। नहीं सर। नो सर। तो उससे ज्यादा आएगा, नहीं है उससे ज्यादा आएगा या उससे कम आएगा? सर, उससे कम आएगा शायद। शायद फिजिक्स में शायद नहीं सर, ऐसा लाइक, सर कम आएगा पक्का। ठीक है। ML स्क्वायर आएगा। मतलब ये 100% श्योर है, ये मैं 100% श्योर हूँ, ml² आएगा वैसे आंसर, क्योंकि जो ये sin 15 है, ML सर आइडेंटिटी लग जाएगी sin स्क्वायर cos प्लस 75 हाँ, डिग्री बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 5/4 ml² तो नहीं है, इनफैक्ट इसका आंसर ml² आ रहा है। तो ये बताइए, लोकेशन तो इसकी भी 3 है यार, एक्सेस जो है ये लोकेशन पार्टिकल 3 की लोकेशन से जा रहा था और पहले फिगर में भी एक्सेस पार्टिकल 3 से ही पास हुआ था, फिर क्यों आंसर अलग अलग आ रहा है? चेंज हो गया ना, क्या होगी? इंक्लिनेशन चेंज। तो इसका मतलब आप एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस की लोकेशन के साथ साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन लोकेशन। Angle. लोकेशन, उसको ओरिएंटेशन वर्ड कह दीजिए, ओरिएंटेशन मतलब वो उसकी डायरेक्शन क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। अब ये दो बातें हो गई, पहले मैंने लोकेशन हाईलाइट किया था, अब आपसे कह रहा हूँ कि लोकेशन पर भी डिपेंड करेगा और ओरिएंटेशन पर भी। मतलब सेम लोकेशन पर अगर आप डिफरेंट ओरिएंटेशन कर दोगे तो आंसर पलट जाएगा, पूरा आंसर बदल जाएगा। सेम लोकेशन पर अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन ले लेंगे। विनायक नहीं बच्चा, रुक जो, अभी आगे के टॉपिक प्लीज मत छेड़ो अभी आप, है ना। स्पिनिंग टॉप मैं कहा वो जेई एडवांस के टॉपिक्स हैं, वो हम नहीं बता पाएंगे अभी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। इन सब बातों को लेकर के ना एक डिस्कशन ये हुआ कि यार ये तो बड़ा अजीब चीज है कि एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बन रहा है, तो फिर इसको हम कैसे याद रखें यार, इतने सारे रिजल्ट कैसे याद रखोगे आप, क्या करें? तो इसके लिए लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं। तो लोगों ने जो काम किया उसको पहले हम लोग कर लें, और उसके बाद लोगों ने क्या कहा वो बता देते हैं आपको। तो इसके लिए मैं एक आपको यहाँ पर डायग्राम लूंगा और आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से बताना मेरे को, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी मेरे को। तो मान लो हमने यहाँ पर एक सेम रॉड लिया और उसके एंड पर ये दो पार्टिकल्स कंसिडर किए मैंने, मान लीजिए, और मैंने आइडेंटिकल पार्टिकल्स कंसिडर किए, सिमिलर पार्टिकल्स। फिजिक्स में एक टॉपिक है, एक टर्म है, वो सबको आपको आइडिया होगा कि अगर ये दोनों सिमिलर पार्टिकल्स हैं और ये आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन जिस चीज से ये कनेक्टेड है ये जीरो मास का है, मतलब मासेस आर कनेक्टेड, आप ये मान लीजिए मासेस आर कनेक्टेड बाय रॉड ऑफ जीरो मास। न्यूमेरिकल के लिए मान लेते हैं कि रॉड में कोई मास नहीं है। फिजिक्स में एक टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास करके। तो सेंटर ऑफ, हाँ, तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, इसको आप समझ सकते हो कि दोनों मासेस जब आइडेंटिकल होते हैं तो सेंटर ऑफ मास हमेशा इनके मिडिल पॉइंट पर आएगा,
सेंटर ऑफ मास एट द मिड पॉइंट। और अगर ये टोटल Yes. सेपरेशन, अगर ये टोटल डिस्टेंस इनके बीच का मान लिया जाए कि L है, टोटल डिस्टेंस इनके बीच L है, तो फिर अगर हम कोई एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करें, अगर हम कोई एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करें और पूछें आपसे कि बताओ इसके लिए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक्सिस passing through center of mass, moment of inertia of axis which is passing through center of mass, अगर आपको ये निकालना है दैट मींस इसको हम I और बॉटम पर लिख देंगे COM, जिसका मतलब ये है कि एक्सिस सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रही है। तो इसका आंसर फंडामेंटल से लगाओ ना यार। लेफ्ट वाला पार्टिकल, दो पार्टिकल्स हैं लेफ्ट और राइट, लेफ्ट वाला पार्टिकल m मास का और लेफ्ट वाले पार्टिकल का इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ लेफ्ट L/2 और राइट वाले का भी इतना ही है, ml square। राइट वाले का भी इतना है, तो इंटू 2 करके इसका आंसर बन जाएगा m इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बेसिक आंसर हो जाएगा ये। Yes sir। Yes, sir. अब एक काम करेंगे, अब सुनिए, अब एक काम करेंगे, सेम फिगर में इसी अरेंजमेंट के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एक्सिस बदलते हैं। सेम फिगर में मैं अपनी एक्सिस को बदलना चाहता हूं इसी फिगर में, तो मैं अलग से फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं इसी फिगर के अंदर क्या कर रहा हूं, एक और एक्सिस प्लॉट कर रहा हूं, एक और एक्सिस जो पहले वाले एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, पहले वाली एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, अनदर एक्सिस कह लीजिए इसको, जो प्रीवियस एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन उस प्रीवियस एक्सिस से इसका डिस्टेंस d है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अनदर एक्सिस, तो इसको क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अनदर एक्सिस विच इज पैरेलल टू axis which was passing through center of mass, which is parallel to the axis through center of mass। तो इसका I सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो अब बताओ, जो लेफ्ट वाला पार्टिकल है जिसको 1 और 2 कहते हैं आप, तो पार्टिकल 1 इस नई वाली एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे हुआ, पार्टिकल 1 का L/2 minus G. का स्क्वायर, और दूसरा पार्टिकल कितना डिस्टेंस पे हुआ, पार्टिकल नंबर 2 इस नई वाली एक्सिस L/2 plus L/2 plus G. L/2 प्लस डी, ठीक है, तो ये L/2 प्लस डी हो जाएगा, तो प्लस m इंटू L/2 प्लस डी होल स्क्वायर। अब एक काम करें जल्दी से, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर से इस सिस्टम को एक्सपेंड करेंगे, है ना। ये I सेंटर ऑफ मास नहीं होगा यहाँ पर, ये I अनदर एक्सिस है, तो ये अगर इसको आप L/2 माइनस डी के स्क्वायर को एक्सपेंड कर दें और L/2 प्लस डी के स्क्वायर को एक्सपेंड कर दें, तो आपका एक रिजल्ट देखो क्या बनेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा, m इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2m इंटू डी स्क्वायर, करके देख लीजिएगा। Yes sir। Yes sir, आज Yes, sir, यही आ रहा है। कैंसिल हो जाएगा वो। ये आंसर बचेगा। Yes sir. अब इसमें जो पहला टर्म आप देख रहे हो ml स्क्वायर बाई 2 का जो फर्स्ट टर्म देख रहे हो ml स्क्वायर बाई 2, पहला वाला टर्म, ये तो वो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू बना था, Yes यानी ये हो गया I सेंटर ऑफ मास, प्लस 2m यहाँ पर क्या है, 2m देखा जाए तो 2m यहाँ पर सिस्टम का टोटल मास है, Yes sir। 2m टोटल मास है ना, एक m लेफ्ट साइड पर एक m राइट साइड पर, तो इसको हम कैपिटल M से डिनोट कर दे रहे हैं, मतलब m नेट मास कह लीजिए, टोटल मास, और इनटू डी स्क्वायर, और लेफ्ट साइड पर I हो गया। ये एक रिलेशन बन गया, ये एक रिलेशन, एक फॉर्मूला बन गया जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, दो पैरेलल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपस में रिलेट किया जा रहा है। इस इक्वेशन के थ्रू आपने दो पैरेलल एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिलेट किया है, और इसी को हम यहाँ पर एक नाम देते हैं जिसको कहा जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कॉल्ड एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलते हैं इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो थ्योरम्स हैं, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम है और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो ये एक तरीके से पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ भी कर सकते हो, अगर आपसे प्रूफ करने को दिया जाए तो ये प्रूफ चलेगा, ऐसा नहीं है। क्या कहता है, देखो इसको समझना भी पड़ता है यार, क्या कहना चाहता है ये थ्योरम, क्या कहती है कि इफ यू कंसीडर टू पैरेलल एक्सिसेस, if you consider two parallel axes in which one axis is passing through center of mass, one axis passes through center of mass and other one through any arbitrary point। फिर से बोलता हूँ, out of two parallel axes one is passing through center of mass, other one through any arbitrary point, then their moment of inertia will be related by
दिस इक्वेशन I इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस m नेट इनटू d स्क्वायर। अब इसमें जो I है ये किसके अबाउट है? तो ये I जो है वो किसी आर्बिट्री पॉइंट के अबाउट है, मतलब कोई भी आर्बिट्री Yes, पॉइंट हो sir. सकता है। मतलब एक तरीके से आप कह दीजिए नॉन सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस विच इज नॉन सेंटर ऑफ मास इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्लस टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू d स्क्वायर। अब d क्या है इसके अंदर? इसमें छोटा जो d लिखा है वो क्या है? तो वो उन दोनों Distance between two axes. दोनों ठीक। अब इसको एक बार न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ आपको। मान लो आपसे ये कहा जाए, है ना, मान लो आपसे कहा जाए कि एक डिस्क है, ठीक है, सपोज दैट एक डिस्क है जिसका मास आप मान लीजिए 5 किलोग्राम है, और उस डिस्क में हमने डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। ये फिलहाल आप टाइम बीइंग के लिए समझ लीजिए। जितनी भी रेगुलर बॉडीज होती है ना, रेगुलर बॉडीज अगर वो यूनिफॉर्म है तो उनका सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास उसका मिडिल, उसका दोनों डायगोनल्स जहां कट करेंगे। Yes. रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास रेक्टेंगल के डायगोनल्स जहां कट कर जाएं। इस तरीके से देखा जाता है, मतलब यूनिफॉर्म बॉडीज में। तो एक काम करने हैं, हम लोग एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू, एक एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास है, और एक एक्सिस हम ड्रॉ करने जा रहे हैं जो डिस्क की टेंजेंट है। एक एक्सिस इसकी टेंजेंट है, मतलब सरकमफ्रेंस से पास हो रही है इसकी। ये दो एक्सिस हैं। मैं इनके नाम दे देता हूँ, मतलब इनके जो नाम दे देते हैं इसको हम कह देते हैं, कोई भी नाम इसको दे सकते हो आप। इसको एक्सिस 1 का नाम दे दीजिए, इसको एक्सिस 2 का नाम दे देते हैं। और इसका रेडियस आपको दे रखा है कि रेडियस की वैल्यू इसकी जो है वो सपोज दैट 1 मीटर है, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशंस। अब आपको ये कहा जा रहा है गिवन दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस 2 इज सपोज दैट 20 मान लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस 2 इज 20। ठीक है बच्चा, ठीक है ये चीज? यस सर। ठीक है। Yes, sir. Yes. एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, इसकी वैल्यू चेंज कर दें ना, वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी इसकी। 7.5 मान लेते हैं इसको, 7.5। अच्छा, यूनिट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या अगर ये मास और डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट है तो मास और Sir, kilogram meter square. Sir, kg meter square. kg meter square. हाँ, और अब आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक्सिस 1। ये दो पैरेलल एक्सिस हैं। अब यहाँ पर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ। ये इसका एप्लीकेशन, इसका कि जब दो पैरेलल एक्सिस दी जाएंगी ना आपको, और उसमें से एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, तो दूसरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू I सेंटर ऑफ मास प्लस m नेट इनटू d स्क्वायर के हिसाब से। क्या बनेगा कंडीशन यार? मतलब अगर हम एक्सिस 2 वाले के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I2 से डिनोट करें और एक्सिस 1 वाले के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I1 से डिनोट करें, तो I1 और I2 का आपस में क्या रिलेशन बनेगा? क्या लिखना चाहिए? Sir, I2 is equals to I1. सुनिए, I2 इक्वल टू I1 प्लस m इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा। Yes, sir. यस सर। या फिर I1 इक्वल टू I2 प्लस एम आर स्क्वायर, कौन सा सही है इसमें से? Sir, जो पहला वाला. पहले वाला। फर्स्ट वाला है ना? समझ, आप देखो लेफ्ट साइड पर क्या होना चाहिए? लेफ्ट साइड पर हमेशा नॉन सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, एक्सिस नॉन सेंटर ऑफ मास वाली, और राइट साइड पर सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। तो इसमें नॉन सेंटर ऑफ मास कौन सा है, I2 या I1? Sir, I2. 2. हाँ, ये नॉन सेंटर ऑफ मास है, वो लेफ्ट साइड होगा, और सेंटर ऑफ मास हमेशा राइट साइड वाले पे होगा। तो ये सही इक्वेशन है, ये गलत इक्वेशन है। ये ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं कि किसी में भी उठा। हाँ सर, आपकी वॉइस लैग कर रही है सर, फिर से बता दीजिए जो बता। नहीं, फिर से नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम के राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सी एक्सिस से ध्यान देना है कि राइट साइड पर आपको सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस रखनी है और लेफ्ट साइड पर नॉन सेंटर ऑफ मास वाली। क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को ये करते हुए देखा है कि वो किसी में भी उठा करके मास ऐड कर देते हैं, मतलब यहाँ पर I1 I2 को वो इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये गलत है। मतलब सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस लेफ्ट साइड पर और नॉन सेंटर ऑफ मास वाली राइट साइड पर अगर आप लिखते हो तो ये एक गलत कंसेप्ट बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आप ये ध्यान रखना, कुल मिलाकर के आप ऐसे भी कह सकते हो, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी कह सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से जो होगा वो मिनिमम होता है, कम से कम होता है, ये मिनिमम होगा, क्योंकि बाकी सबके लिए कुछ ऐड करना पड़ता है आपको।
आई सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास इंटू डी स्क्वायर, मास भी पॉजिटिव वैल्यू, डी स्क्वायर भी पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब आई सेंटर ऑफ मास में कुछ पॉजिटिव चीज जब ऐड होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ नॉन सेंटर ऑफ मास हमेशा ज्यादा होगा। Moment of Yes. inertia of axis which is non-center of mass is always more than the moment of inertia of the axis which is true center of mass. तो इसलिए ध्यान रखना है, आप उठा मतलब क्वेश्चन करते समय इसको बड़ा केयर करना है कि किसमें से किसको ऐड करना है या किसमें किसको सेपरेट करना है। तो इसका आंसर अब क्या बनेगा, देखो आपके 2.5 जी आपके क्वेश्चन में एक्सिस 2 का दे रखा है 7.5, तो 7.5 लेफ्ट साइड पर रहेगा। I1 कैलकुलेट करना है और मास 5 किलोग्राम और r का स्क्वायर 1 into स्क्वायर, यानी कि ये 2.5 2.5 kg मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? यस केजी मीटर। ये ध्यान रखने वाली बात है यार, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। सर आइडेंटिकल मासेस के पार्टिकल्स के लिए है ना ये वाला तो रिलेशन? जी नहीं, किसी के लिए भी है, थ्योरम है, किसी के लिए भी है। मैंने आइडेंटिकल से प्रूफ किया है इसको, आइडेंटिकल मासेस से प्रूफ किया है। सर अगर मास हम लोग चेंज कर देंगे तो ICOM भी तो बदल जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन भी बदल जाएगी ना, फिर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए। दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं? हाँ जी सर। या तो वो फॉर्मूला हमने पढ़ा हो तो हम बता सकते हैं आपको, अभी सेंटर पर ये रहेगा सबके लिए, है ना? अच्छा, मतलब ये अप्रोच सबके लिए रहेगी ना सर? जी जी सबके लिए रहेगी, जी ये अप्रोच सबके लिए। अब ना यहाँ पर एक थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अब इसमें क्या कहते हैं देखो, मान लो आपके पास इस तरीके से तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ कर देता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों कहने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दी। इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया और इसको जेड एक्सिस मान लिया। और जो मेरा एक्स वाई एक्सिस है ना, उसके ऊपर कई सारे पार्टिकल्स हैं, एक्स वाई प्लेन के ऊपर कई सारे पार्टिकल्स बिखरे पड़े हैं, कई सारे पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर। मान लीजिए m1 मास का एक पार्टिकल है, m2 मास का एक पार्टिकल है, m3 मास का एक पार्टिकल है, m4 मास का एक पार्टिकल है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। और उन सबके कोऑर्डिनेट्स रिलेटिवली कुछ ऐसे हैं, x4 y4, m3 के कोऑर्डिनेट है x3 y3, m2 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2 एंड सो ऑन। इस तरीके से m1 के कोऑर्डिनेट x1 y1, m5 के कोऑर्डिनेट x5 y5, इस तरीके से कर देंगे। अब अगर कोई पूछे आपसे कि बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट MOI अबाउट, इसमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आप बताओ एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा, एंड फिर आपसे कहता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तीनों एक्सिस के अबाउट। तो सबसे पहले जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, उसके पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में समेशन m इंटू आर स्क्वायर करते हो, तो ये r होता है बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस जिसको आप कंसिडर कर रहे हो। यानी कि जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सुनिए, तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अबाउट एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे तो आप डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस लेंगे। और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? अगर आप एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस लेते हो, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट होता है भाई साहब। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट होती है, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जेड। तो पहले वाले फिगर में क्या आंसर बनेगा? फर्स्ट वाले फिगर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या बनेगी इन द फर्स्ट फिगर? तो जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट लगाओगे तो पार्टिकल 1 m1, अब उस पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस बताओ। पार्टिकल 1 अगर उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है मान लो, तो उस पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या लिखना चाहिए? y1 y1 है। अब पार्टिकल 2 की जब बात करेंगे तो m2 y2 स्क्वायर एंड इस तरीके से सो ऑन कर दीजिएगा आप सबको। ऐसे ही जब आपको y एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस निकालना होगा तो आप इसको हम ix से डिनोट कर दें, iy से डिनोट कर देते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, m1 अब उसका y एक्सिस से डिस्टेंस यानी कि x कोऑर्डिनेट, फिर m2 इंटू x2 स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से करेंगे। अब जब z एक्सिस के अबाउट निकालना होगा तो उसको मैं iz से डिनोट करूंगा। उसके लिए देखो m1 का z एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा। तो एक बात देखिए, अगर आप xy प्लेन पर कोई पॉइंट लेंगे ना, तो ओरिजिन से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, ओरिजिन से xy प्लेन के ऊपर जो पॉइंट m1 है, ये जो डिस्टेंस आप देखोगे, ओरिजिन से m1 तक का डिस्टेंस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं यार आपसे, ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, क्या ये डिस्टेंस z एक्सिस के 90 डिग्री पर नहीं है?
अगर आपने एक्स वाई प्लेन के अंदर एक लाइन बनाई है तो क्या वो जेड एक्सिस से 90 डिग्री परपेंडिकुलर नहीं बनेगा? यहाँ से ये डिस्टेंस पर 90, ये एंगल 90 नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा सर। तो इसका मतलब m1 का जेड एक्सिस से डिस्टेंस तो ये वाली लेंथ होगी, जितनी डिस्टेंस, और ये लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी। यस तो आप जब m1 लिखोगे तो m1 का डिस्टेंस z एक्सिस से कितना होगा? तो m1 का डिस्टेंस z एक्सिस से जो है वो रूट के अंदर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर है और उसका स्क्वायर करेंगे। और ऐसे ही m2 की बात करेंगे तो रूट के अंदर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर होगा, एंड सो ऑन। अब अगर आप देखो z एक्सिस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप एक्सपेंड करो तो क्या वो पहले दोनों का समेशन नहीं हो जाएगा? यस सर। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। यस यस सर। यही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है और इसका प्रूफ है ये। सर एक बार z एक्सिस के लिए फिर से बता देंगे? जेड एक्सिस का डिस्टेंस समझो आप, जेड एक्सिस का देखो, जेड एक्सिस की डिस्टेंस समझनी पड़ती है एक्चुअल में कि जेड एक्सिस में डिस्टेंस कैसे बनेगी, क्योंकि इसको समझने में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जेड एक्सिस क्या होती है कि आप ऐसे समझो ना यार, आप, मैं बता रहा हूँ आप क्या करिए, आप स्टडी टेबल पर एक पेंसिल रखिए जो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो उसके। बेस्ट एग्जांपल है समझने का। अगर आपको जेड एक्सिस समझनी है तो आप एक काम करें, आप अपने स्टडी टेबल को मान ले ऐसे होगा, रेक्टेंगुलर टेबल टॉप होता है उसका, तो आप टेबल की जो टॉप है, टेबल टॉप जिसको आप कह रहे हो, ठीक है, उसमें ऐसे 4 पाए लगे होंगे, तो आप एक लाइन बनाओ जो टेबल के बिल्कुल परपेंडिकुलर जाती हो, टेबल के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इसके आर पार एक लाइन बना दो आप, टेबल के आर पार, इसको आप जेड एक्सिस मानिए। और अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि टेबल के ऊपर एक पॉइंट ले लो, टेबल के ऊपर, उस टेबल के ऊपर एक पॉइंट लो, और फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि उस पॉइंट को इस लाइन से कनेक्ट करो, उस पॉइंट को आप इस लाइन से कनेक्ट करो। अपने आप देखो क्या यहाँ 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा? आप जो रेड वाला पेन है ना, रेड वाला लाइन, रेड वाली लाइन, उसको अपना पेंसिल मान लो, रेड वाली लाइन को अपना पेंसिल या पेन मान लो। तो एक पेन आप रखो, एक पेन रखो टेबल के परपेंडिकुलर और एक दूसरा पेन रखो टेबल के ऊपर, और बताओ दोनों पेन के बीच में कितना एंगल बन रहा है? करके देख लो अपने आप। 90। तो यही मैंने, तो यही बोला बच्चा, यही एंगल 90 बोल रहा हूँ मैं, जेड एक्सिस कि दो पेन रखो ना, एक पेन टेबल पर रखो और एक टेबल के परपेंडिकुलर रखो, आप ये एंगल अपने आप देख लोगे 90 डिग्री बन रहा है। और जब ये 90 डिग्री बन रहा है तो फिर ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, ये डिस्टेंस। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अगर ये 0,0 है और ये x,y है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी तो होता है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हाँ, तो ये वही मैंने किया है। इससे प्रूफ हो गया आपका iz इक्वल्स टू ix प्लस iy। यस सर, अब आ गया। समझ आया आपको? लेकिन यस सर। यहाँ भी लोचा है। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं समझा तो फंस जाओगे आप। क्या हम ये भी देखो, एक मिनट, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखो अभी मैंने क्या प्रूफ किया है कि iz इक्वल्स टू ix प्लस iy, ये मैंने प्रूफ किया है ना, HP जिसको लिखते हो, हेंस प्रूव्ड। अब बताओ क्या ये भी होगा? क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि ix बराबर iy प्लस iz? क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि iy बराबर ix प्लस iz? ये सब तो गलत है ना। आप प्रूविंग देखो ना, प्रूविंग आप चेक करो किसका समेशन किसके बराबर आ रहा है। ix और iy का समेशन iz के बराबर आ रहा है। क्या iy और iz का समेशन ix के बराबर आ रहा है? नो सर। तो ये समझने वाला पॉइंट है कि आप किन दो एक्सिस को ऐड करोगे। आप x और y को ऐड करोगे, y और z को ऐड करोगे, या z और x को ऐड करोगे? ऐड किसको करना है मुझे? सर वो तो डिपेंड करेगा किस एक्सिस के प्लेन में पार्टिकल लाई कर रहा है। जी, प्लेन में लिया है, xy प्लेन में लिया है तो पहला सही है, y प्लेन में दूसरा सही है, x प्लेन में तीसरा सही है। हमने सारे पार्टिकल कौन सी प्लेन में ले रखे हैं? फिलहाल तो xy में लिया था जी। तो इसके हिसाब से होता है। इसका मतलब अगर हमारे सारे पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स आर इन xy प्लेन, अगर पार्टिकल xy प्लेन में है तो आप ये लिखोगे ix प्लस iy बराबर iz, तब आपका ये इक्वेशन बनेगा। जिस प्लेन में पार्टिकल होते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। अगर आपके पास कहीं पर ये हो जाए कि पार्टिकल्स आर इन yz प्लेन,
मान लो आपसे ये कह रहा है कि पार्टिकल्स वाई जेड प्लेन पे सर सेकंड वाली फिर हो जाएगी आई वाई प्लस आई जेड, equals to आई वाई प्लस आई जेड IY इक्वल टू आई एक्स कह IX। दीजिए। समझ गए? मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी को भी दो को उठा के ऐड कर दो, वो गलत चीज हो जाएगी। आपको देखना पड़ेगा कि पार्टिकल किस प्लेन में है। देखना पड़ेगा। राइट। तो इसका सर मतलब सर एक्स सर सिंपली ये कह सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन है तो जेड वाला नहीं है तो जेड इक्वल टू कर देंगे। हाँ वैसे कर लो, बिल्कुल सही बात है। मतलब इधर जिस प्लेन में पार्टिकल है उसके अलावा जो तीसरी एक्सिस होगी उसका मोमेंट ऑफ वही इक्वल इनर्शिया, टू हाँ इन दोनों के बाकियों का सम होगा। हाँ अब इसकी लैंग्वेज अपने आप लिख लेना एक्सप्रेशन की, मतलब सर मोमेंट ऑफ जी। यस सर, वो लिखते हैं। सर XY प्लेन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ X विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Z माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Y। मतलब फिर इसको तो सर इक्वेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना। से बोलना, क्या बोला आपने एक बार, मैं उसको और क्लियर सर करना चाहूँ। XY प्लेन में सर हाँ IX इक्वल IZ माइनस IY तो कर सकते हैं ना। हाँ वो कर लीजिए माइनस, तो वो तो जी सर। वो तो एक इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड को ट्रांसफॉर्म तो कर ही सकते हो। यस सर। जी सर। वो तो इक्वेशन मैथ हो गई ना। मतलब मैं तो वहां पर आपको मतलब अलर्ट कर रहा हूँ, आपको वहां पर आपको सिग्नल दे रहा हूँ जहां पर गलतियां करते हैं लोग। मैं बिकॉज आप अभी पढ़ रहे हो तो आप मिस्टेक ना करो ना एटलीस्ट। और ये 100% है कि स्कूल एग्जाम में दोनों में से एक थ्योरम की प्रूफ तो आनी है। अच्छा देखो, एक बात बताइए, क्या हम इस थ्योरम को सिलेंडर के लिए लगा सकते हैं? कैन वी अप्लाई दिस थ्योरम फॉर सिलेंडर? कैन वी अप्लाई दिस थ्योरम फॉर स्फीयर? नो सर, वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। यस सर सर। लगा सकते हैं सुनिए, सिलेंडर में आप लगा सुनो तो मेरी बात सुनो। थ्योरम तब लगेगी ना जब सारे पार्टिकल्स एक प्लेन में रहें। ऑल पार्टिकल्स शुड बी इन वन प्लेन। सिलेंडर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। जिसका भी वॉल्यूम पढ़ते हो वो 3 डायमेंशन है। यस सर। और 3D बॉडीज में सारे पार्टिकल एक प्लेन में कैसे चले जाएंगे? सर हम एक्सेस को शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ अबे एक प्लेन में कैसे जाओगे? एक सरफेस पर कैसे जाओगे? अच्छा आपका कमरा क्यूबॉइड यस है, सर, वो सुनो, कॉन्स्टेंटली कर्व होता रहता सुनिए है। तो आपका कमरा क्यूबॉइड है कि नहीं है? आप जिस घर में रहते हो वो क्यूबॉइड या क्यूब होगा? यस सर। तो क्या Yes. तो उसके जितनी भी ईंटें लगी हैं उस कमरे को बनाने में, जितनी ब्रिक्स लगाई हैं आपने, क्या सब एक ही दीवार में लगी हैं, बाकी दीवार में हवा भरी पड़ी है? नो नहीं नो सर। सर। तो ये दिवाले प्लेन नहीं है आपके लिए? जितनी दीवारें हैं वो सब प्लेन है कि नहीं है? यस सर। तो सारे पार्टिकल एक प्लेन में कहाँ हैं? कुछ छत वाली प्लेन में है, कुछ फ्लोर वाले प्लेन में है, कुछ आमने सामने के दीवारों वाली प्लेन में है। अलग अलग प्लेन में सब ईंटें लगा रखे हैं तुमने। तो ऑल पार्टिकल्स इन वन प्लेन कैसे हो सकता है? यस सर, किसी पार्टिकल में 3 कोऑर्डिनेट है। इसीलिए कहा जाता है कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है बता रहा हूं आपको। ओनली फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। और जो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको बेसिकली हम टेक्निकली एक नाम देते हैं, इनको कहते हैं लैमिनर बॉडीज। लैमिनेशन कराते हो किसी डॉक्यूमेंट का? सर एकदम प्लेन जैसा होता है वो, इसलिए। हाँ, लैमिनेशन क्या होता है? कवर चढ़ाना प्लेन जैसा। लेमिना मतलब प्लेन शीट पेपर। कॉपी का एक पेज ले लो आप, कॉपी का आपका एक पेज जो है वो लेमिना है, क्योंकि उस पेज में थिकनेस नहीं है कोई। एरिया तो होगा उस पेज में, लेंथ और ब्रेड्थ होंगी, मतलब एरिया निकाल सकते हो। लेकिन उसका अगर आपसे पूछे कि कॉपी के एक पेज का वॉल्यूम बताइए मुझे, वॉल्यूम है ही नहीं उसमें, इतना पतला पेपर होता है वो। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ये ध्यान रखना। एक और चीज ध्यान रखने वाली है यहाँ पर, सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा, एक और चीज ध्यान रखने वाली है। एक और चीज आप ये ध्यान रखो, मान लो हमने ऐसे करके एक रेक्टेंगल बना लिया। चलो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया इसके अंदर, इसकी कुछ लेंथ वेंथ होगी। अब इसमें मैं कुछ एक्सेस प्लॉट करने जा रहा हूँ और आप मुझे बताना है। मैंने इस रेक्टेंगल में एक एक्सिस बनाया, ये एक एक्सिस मैंने इधर से परपेंडिकुलर बनाई ऐसे, और एक तीसरी एक्सिस में और ड्रॉ करता हूँ, लेकिन वो तीसरी एक्सिस इस रेक्टेंगल के वर्टेक्स से ड्रॉ करता हूँ। 3 एक्सिस बनाई है, और एक एक्सिस इसके सेंटर से ड्रॉ करता हूँ। ये 3 एक्सिस मैंने बनाई। मैं इसको यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं I1 डिनोट करता हूँ कि इस लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, दूसरे लाइन का I2 है, और जो सेंटर से पास हो रहा वो I3 है, जो कॉर्नर से पास हो रहा वो I4 है। ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हो ना, रेक्टेंगल नहीं दे, वो नहीं होगा बच्चा। देखो ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हो,
ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब ये रेक्टेंगल हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होने का मतलब कि सारे पार्टिकल्स रेक्टेंगल के ऊपर हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी से रेक्टेंगल पे ही हैं। तो थ्योरम के हिसाब से किन दो को ऐड कर दें और किसके बराबर कर दें? आपको समेशन किसका करना होगा? समेशन आप सर I1 plus I2 is equals to I3. Yes, I1 और sir. I1 और I1 I2 समेशन होंगे। देखिए, क्योंकि I1 और I2 जो दो लाइन है, ये उस सारे पार्टिकल I1 I2 वाली लाइन के बीच में हैं। ऑल पार्टिकल्स बिटवीन I1 I2, मतलब वो Yes, जो, sir. तो इनको ऐड करो। अब ये ऐड करके किसके बराबर होगा? I3 के या फिर I3 ठीक है। Sir, I3 के. I3 I4 क्यों नहीं होगा? I4 भी तो उसके परपेंडिकुलर है। सर, लेकिन सर लेकिन वो बीच से नहीं निकल रहा ना, वो सिंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यस सर, एक नहीं, देखिए इसमें एक और चीज है कि ऑल थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस मस्ट पास थ्रू। ओरिजिन वाले पॉइंट से पास करना चाहिए। ओरिजिन नहीं बच्चा, मस्ट पास एक ओरिजिन होना चाहिए तीनों मस्ट पास थ्रू सेम पॉइंट। कॉन्करेंट होने चाहिए, वो कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हो आप, जब तीन परपेंडिकुलर yes. सेम पॉइंट होना चाहिए। अगर मैं, देखो मैं यहाँ पर दो लाइनें और प्लॉट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। मैं क्या करता हूँ, I4 से एक और लाइन प्लॉट कर देता हूँ, और यहीं से एक और लाइन प्लॉट कर दीजिए, I4 से एक और लाइन, है ना। मैं करके इस तरीके से लाइन प्लॉट कर देता हूँ, और मैं इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I5 लिख देता हूँ, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I6 लिख देता हूँ। तो I5, I6 और I4 क्या ये तीनों एक पॉइंट पर कट हो रहे हैं? यस सर। हाँ, तो इनमें थ्योरम लग जाएगी। I5 plus I6 equal to I4. I5 प्लस I6 बराबर I4। I4 तो इसका, हाँ, Yes. इसका देखो, ये नहीं कहा जा रहा कि ओरिजिन से जाना चाहिए, कहीं से भी जाओ आप, जरूरी नहीं कि ओरिजिन से जाएं, लेकिन जहां से भी जाएं तीनों एक्सेस वहां पे होने चाहिए। कॉमन पॉइंट, तीनों एक्सेस सेम पॉइंट से जानी चाहिए, और तीनों आपस में 90 डिग्री में होनी चाहिए। थ्री परपेंडिकुलर लाइंस होनी चाहिए, मतलब I5 और I6 के बीच में 90 डिग्री है, I6 और I4 के बीच में 90 डिग्री है, I4 और I5 के बीच में 90 डिग्री है। तो ऑल थ्री एक्सिसेस मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड दे मस्ट पास थ्रू द सेम पॉइंट इन दैट ऑब्जेक्ट। और फिर इसमें ऐड किसको कर रहा है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, आप ऐड उन दो एक्सिस को करेंगे जो दो एक्सिस बॉडी के प्लेन में हैं, जो दोनों बॉडी के प्लेन में हैं, उन दोनों को ऐड करना है, और वो बराबर होगा उस वाली एक्सिस के जो बॉडी की प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि बॉडी के आर पार जा रही है, जो बॉडी के आर पार चली जाए उसके लिए होगा ये। आई बात समझ में आपको ये? यस सर, यस सर। यस सर। हाँ, आर पार का ध्यान समझना। आर पार जो होता है, मतलब एक पेपर है, उसके आर पार, तो पेंसिल लो और पेपर में उसको एक छेद करते हुए पेंसिल को आर पार निकाल दो, ये परपेंडिकुलर एक्सिस कहलाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, देखो ये थ्योरम्स हमारी थ्योरम्स हो गए। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है। अब आपको मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम कॉमन ऑब्जेक्ट्स बिना किसी प्रूफ के बताऊंगा। अभी प्रूफ नहीं कराएंगे इसका, बस है ना, बस थोड़ा सा 5-10 मिनट का और लेक्चर लेंगे बस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम कॉमन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आपको बता दें, और आप इसके बेसिस पर रिजल्ट बताना। ये आपको याद रखना है, ये टेबल आपको कहीं भी मिल जाएगी। सबसे पहले एक रॉड का आता है, थिन रॉड का, पतला सा वायर, थिन रॉड या वायर, है ना, तार जिसको बोलते हो, तार जिसपे कपड़े सुखाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 रेक्टेंगल, मतलब कोई रेक्टेंगुलर शीट हो अगर आपके पास, जैसे कॉपी का पेज। नंबर 3 सर्कुलर डिस्क। नंबर 4 स्फीयर, और नंबर 5 सिलेंडर। अब जब स्फीयर होते हैं तो उसमें भी देखिए, जब मैं सिर्फ स्फीयर लिखता हूं तो इसका मतलब सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, और जब सिलेंडर लिखूंगा तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, सॉलिड। हाँ, Solid cylinder. इनके रिजल्ट्स मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ बच्चा, प्रूफ नहीं करेंगे। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रूफ नहीं कर पाएंगे, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। तो रॉड के केस में अगर आप सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस पास कराएं, इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू, लेकिन वो इसके परपेंडिकुलर रहे, एक्सिस सेंटर ऑफ मास से और इसके परपेंडिकुलर जाए। क्योंकि अब देखो, जब आप फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको दो बातें हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। किस तरीके से देखो पढ़ना कैसे चाहिए, आप देखो। नहीं सुनो, तो यहाँ पर आपने क्या कंसेप्ट सीखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन लोकेशन। रोटेशन। तो जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई फॉर्मूला मुझे बताओगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला है,
तो आप साथ में मुझे ये भी तो बताओगे ना कि लोकेशन क्या है और ओरिएंटेशन क्या है, क्योंकि बिना लोकेशन, विदाउट लोकेशन, विदाउट ओरिएंटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई मतलब ही नहीं है। आई बात समझ में? इसलिए जब भी आप कोई फॉर्मूला याद करें तो आप ये बताइएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक्सेस थ्रू उसकी लोकेशन, एक्सेस थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये लोकेशन हो गई, कहां से जा रही है वो, एंड परपेंडिकुलर टू रॉड, ये उसकी ओरिएंटेशन हो गई। ये आपको हमेशा मिलेगा आपको, और तभी आप आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आंसर दे ही नहीं सकता कोई। तो इसके लिए जो आंसर है, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है ml² डिवाइडेड बाय 12। ये रिजल्ट है, इसका प्रूफ है लेकिन अभी नहीं है, और आपके सिलेबस में प्रूफ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। सर प्रूविंग नहीं होती है। नहीं, सर ml²/3 भी तो होता है ना किसी का। लेकिन लोकेशन बदलो ना, आप बताओ रहे। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सेंटर ऑफ मास का है। जस्ट 2 मिनट रुक जाओ बच्चा, सब कंप्लीट कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट, आप दे दें मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा आंसर। जस्ट 2 मिनट लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। अब अगर आप रेक्टेंगल लेते हो, मान लो कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट लो, ठीक है, अगर कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, और रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट से, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट से, रेक्टेंगल के 2 डायमेंशंस होती हैं, एक लेंथ वाली साइड होती है, एक ब्रेड्थ वाली साइड होती है, इसकी एल और बी वाली। तो आप सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से हम पास करेंगे, और एल के परपेंडिकुलर होंगे, एल के परपेंडिकुलर। तो मुझे ये बताना पड़ता है भाई कि एक्सेस क्या है, कहां से जा रही है। तो एक्सेस थ्रू सेंटर ऑफ मास, दैट इज लोकेशन हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? ये बिना इसके अगर आप याद कर रहे हो ना, बिना इसके पढ़ रहे हो तो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। और परपेंडिकुलर टू एल, लेंथ के परपेंडिकुलर, ये उसकी ओरिएंटेशन हो गई। अब इसका जो आंसर है, इसका आंसर ये है ml² डिवाइडेड बाय 12, रॉड जैसा ही आंसर इसका भी है। और सिमिलर आर्ग्यूमेंट पर ये बताइए, अगर हम परपेंडिकुलर टू बी होते तो क्या आंसर होता? एल के बजाय बी के परपेंडिकुलर होते, mb²/12। बस mb²/12। ये 2 बात समझ में आई आपको? ये याद रखना है, मतलब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये लर्न करने के लिए है बच्चा, ये आपको याद रखना है किसी तरीके से, ठीक है। सर्कुलर डिस्क में, सर्कुलर डिस्क का अगर आप एग्जांपल ले रहे हैं, सर्कुलर डिस्क के केस में से, तो उसका आंसर क्या होगा देख लो, उसका भी आंसर दिखा दें आपको, इन केस अगर आप सर्कुलर डिस्क पे जाते हो। तो सर्कुलर डिस्क में अगर हम उसके सेंटर से पास हो रहे हैं और उसके परपेंडिकुलर है, डिस्क के परपेंडिकुलर, लेकिन उसके सेंटर से पास हो रहे हैं, तो अब इसका आंसर हो जाएगा mr² डिवाइडेड बाय 2। ये रिजल्ट याद कर लेते हैं, प्रूफ नहीं कर पाएंगे लेकिन याद कर लेते हैं। बाकी सब 3 हो गए। अब मैं आपसे दो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं ये कहूंगा कि आप अपने एनसीईआरटी के बुक में या किसी भी बुक में चले जाइएगा, या आप कहोगे तो मैं ये एक पेज आपको फॉरवर्ड कर दूंगा जिसमें सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लिस्ट बना होगा जो याद करने वाला है, ठीक है। मैं इन तीनों का एक एप्लीकेशन आपको दिखा दूं और उसके बाद हम लोग बस आगे बढ़ते हैं, जस्ट इसका एप्लीकेशन देख करके। बाकी 2 का भी फॉर्मूला लिखना ही है मेरे को, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, देखिए, बहुत ज्यादा रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रिजल्ट याद करने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। अब आप समझो यहाँ पर मैंने क्या कहा है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है और आपको थ्योरम समझनी है। रिजल्ट याद रखना है और थ्योरम समझनी है। तो हमने ये वाली जो एक्सिस ली है ना, जो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है, इसके लिए हम लोगों ने अभी भी आंसर क्या लिखा था, मतलब ये याद करके लिख रहे हैं, ये ठीक है, मतलब आप ये कह लीजिए कि ये एक फंडामेंटल रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। इस रिजल्ट को लेकिन याद रखना है, फंडामेंटल रिजल्ट है तो याद रहिए। अब मैं आपको बहुत सारी एक्सेसेस बनाऊंगा और आपसे आंसर पूछूंगा। मान लीजिए मैं टेंजेंट से जाऊं तो क्या आंसर होगा, मान लीजिए मैं डायमीटर से जाऊं तो क्या आंसर होगा, मान लो ये वाला टेंजेंट, इस तरीके से मेरे कई सारे क्वेश्चंस होंगे आपके। तो एक एक करके देखो। सबसे पहले अगर आपको टेंजेंट वाला चाहिए तो क्या आंसर होगा, ये अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो अब आप क्या करो, थ्योरम्स का यूज करना सीखो। कौन सी थ्योरम लगा दें यहाँ पर? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हाँ, तो ये जो रेड वाली है ये नॉन सेंटर ऑफ मास है ना, और ब्लैक वाली सेंटर ऑफ मास है। यस सर, यस सर। तो क्या आंसर आएगा आई का? आई इक्वल टू नॉन सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड पर, सेंटर ऑफ मास राइट साइड पर, ICOM प्लस m इंटू r स्क्वायर समझ गए? 3m
हाँ वो देख 3 mr²/2। ठीक है। अब देखो, मान लो आपसे कहा जाए कि डायमीटर का निकालना है आपको। फंडामेंटल रिजल्ट आपके सामने हमेशा रहना चाहिए। फंडामेंटल रिजल्ट याद कर लो, रट लो, जो करना है कर लो। mr²/2, दिस इज फंडामेंटल। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फंडामेंटल से आप सब कुछ निकाल सकते हो। अब आपको मान लो इसके डायमीटर का निकालना है, आपको इसकी डायमीटर का निकालना है, इस डिस्क की जो डायमीटर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो अब ये कैसे निकालेंगे? इसको आईडी से डिनोट कर रहे हैं, ये कैसे निकालेंगे? तो देखो, तो ये भी mr²/2 होना चाहिए। नहीं सुनो, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसके लिए एक और डायमीटर इस पे बनाता हूँ, एक और डायमीटर इस पे बनाओ। तो अब जो डिस्क का डायमीटर होता है वो तो सारे डायमीटर एक जैसे होते हैं ना, कि डायमीटर में फर्क होता है कोई? तो अगर तो इसको भी आईडी लिखेंगे फिर। अगर जितने भी डायमीटर्स होंगे सबके लिए आंसर तो सेम ही आएगा। अब इसमें हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। और क्या है वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? उसके हिसाब से इसमें किसको ऐड करना है, ऐड किसको करना है। देखो, हमने पीछे क्या कहा था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में किसको ऐड करना है? आपको ऐड उन बॉडीज को करना है, पार्टिकल किस प्लेन में है ये देखो पहले। तो डिस्क के पार्टिकल किस प्लेन में है? पार्टिकल आईडी के, हाँ, ये जो डिस्क है इसके दोनों आईडी के प्लेन में। हाँ, डायमीटर वाली प्लेन में है ना, जो 2 डायमीटर देख रहे हो, इसी प्लेन में तो सारे पार्टिकल्स हैं। यस सर, तो हम किसको ऐड करेंगे इसमें? दोनों आईडी को ऐड करेंगे, इसको mr²/2 आईडी 2id = mr²/2। तो डायमीटर का आ जाएगा mr²/4 आ जाएगा। आई बात समझ में? यस जी। अब मान लो अगर आपको टेंजेंट चाहिए, डायमीटर के पैरेलल टेंजेंट। अब टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द डायमीटर, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आई डैश मान लेते हैं। से इसमें पैरेलल एक्सिस तो किसके साथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे? तो ये जो आईडी जो नीचे बनी हुई है, आईडी जो बनी है सबसे पहले वाली। तो अब ये आई डैश पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ कि आई डैश बराबर जो डायमीटर का निकाला गया है वो और प्लस mr²। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5/4 mr²। यस सर समझ गए कि एक बस आप फंडामेंटल याद रखो और बाकी सब निकालते चले जाओ। एक फंडामेंटल याद रखिए और बाकी सब थ्योरम्स के थ्रू करो आप। सर आईडी प्लस आईडी mr²/4 होगा ना सर? 2 होगा, 4 क्यों होगा? सर अलोंग डायमीटर तो mr²/4 होता है सर्कुलर डिस्क में। तो वो तो आप डिराइव करके निकालेंगे ना, हमको क्या पता कितना होता है, हमको थोड़ी पता। हाँ मतलब ये आपने आंसर नहीं लिखा है ना? आंसर ये आएगा आईडी बराबर mr²/4। 2id = mr²। भैया देखो, आप हमको लग रहा है आप लोगों ने बहुत सारे रिजल्ट याद किए हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसको मैं फंडामेंटल कह रहा हूँ सिर्फ इसको याद करो और बाकी थ्योरम से निकालने की प्रैक्टिस करो। मैं आपको रॉड वाला एग्जांपल दिखाता हूँ। अब आप रॉड वाला एग्जांपल देखो। मान लो एक पतला सा रॉड है, थिन रॉड। इसका फंडामेंटल क्या था? जो फंडामेंटल रिजल्ट था वो ये था कि सेंटर से और परपेंडिकुलर, सेंटर एंड परपेंडिकुलर पर हमारा आंसर ml²/12। ये आपका फंडामेंटल है, इसको याद रखिए, फंडामेंटल को याद रखिए। अब बाकी के बारे में बात करते हैं। मान लो अगर हमने कहा कि जो एक्सिस है वो इसके एंड पॉइंट से पास हो रही है, क्या आंसर बनेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई ऑफ एंड मतलब एंड पॉइंट वाली एक्सिस को जब निकालेंगे तो ये ml²/12 और प्लस m इंटू कितना डिस्टेंस होगा इनके बीच में? अगर इसकी लेंथ l मानते हैं, L/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ml²/3 आ जाएगा। यस सर। अब मान लो एक और मैं यहीं पर करके दिखा देता हूँ। मान लो ये आपको समझ में आ गया, ml²/3 वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर, आ गया। यस सर। अच्छा, अगर मैं एक्सिस को रॉड के अलोंग ही बनाऊं तो क्या होगा? जो रॉड है उसी पर एक्सिस चली जाए, एक्सिस और रॉड कोइंसाइड कर जाए तो क्या आंसर होगा? एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है विथ रॉड, क्या आंसर बनेगा? एक्सिस कोइंसाइड विथ रॉड। एक मिनट सुनो, भैया फंडामेंटल रिजल्ट पे जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन ऑफ mr² होता है। ml²/2 ही आ जाएगा। अरे बच्चा, जब रॉड के सारे पार्टिकल एक्सिस के ऊपर नहीं हो गए तो उन सबका एक्सिस से डिस्टेंस 0 नहीं बन गया? 0 आ जाएगा। जीरो हो गया। तो ये 0 हो गया, फंडामेंटली 0 हो गया। और ये लास्ट एग्जांपल आज का जो है देखिए बस,
मेरे पास 3 आइडेंटिकल रॉड हैं, उनको लेकर के मैंने इंग्लिश का अल्फाबेट H बनाया है। 3 आइडेंटिकल रॉड से आपने H बनाया है। अब आप कोई और अल्फाबेट भी बना सकते हो। 3 सिमिलर रॉड्स को लेकर के आप कोई भी अल्फाबेट बना सकते हो। सिमिलर है मतलब सबका मास m है, ईच m और ईच लेंथ, सबकी मास m है, सबकी लेंथ l है। 3 रॉड हैं इसमें, रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2 और रॉड नंबर 3। हमने तीनों को लेकर के अल्फाबेट H बना दिया। और हमारे पास एक एक्सिस है जो रॉड नंबर 1 से पास होनी है। एक एक्सिस है जो रॉड नंबर 1 से जानी है, ऐसे इससे कोइंसाइड कर रही है, ये एक्सिस है। तो अब मुझे अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉम्बिनेशन, पूरा तीनों रॉड का जो कॉम्बिनेशन है उसका निकालना है अगर, तो मैं कैसे करूंगा इसको? कैसे करेंगे देखो, इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रॉड प्लस मोमेंट ऑफ I2 इनर्शिया plus ऑफ I3 सेकंड रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड रॉड। अब एक एक करके देखना। जो फर्स्ट रॉड है, फर्स्ट रॉड, इसके लिए क्या आंसर बनेगा? 0 क्यों? 0 इसके अलॉन्ग है। हाँ, सेकंड रॉड के लिए परपेंडिकुलर के साथ लोकेशन बताओ, सेंटर ऑफ मास से है या एंड पॉइंट से है? रॉड 2 के केस में सेंटर, रॉड 2 के केस में रॉड 2 ये है, रॉड 2 ये है, और ये रेड वाली एक्सिस उस रॉड के एंड पॉइंट से जा रही है या उसके मिड पॉइंट से जा रही है? एंड पॉइंट। अबे भैया रॉड 2 देखो भाई, किसको देख रहे हो आप? मैं अलग से दिखा दूं इसको, रॉड 2 को अलग से देख लो, रॉड 2 अलग से देखिए, ये ऐसे रॉड 2 दिखाई जा रही है और ये एक्सिस दिखाई जा रही है आपको। अब बताओ, ये एक्सिस है और रॉड 2 ऐसे हैं, एंड पॉइंट से जा रही है। तो एंड वाला रिजल्ट आएगा ना, एंड पॉइंट का अभी हम लोगों ने प्रूव किया था कि एंड पॉइंट स्क्वायर बाय 3। हाँ, तो I2 आपका ml स्क्वायर बाय 3 हुआ। अब रॉड 3 की बात करो, आपको पैरेलल एक्सिस से तुम लोग को अलग अलग फिगर दिखाएंगे तभी समझ पाओगे, ऐसा नहीं समझ पाओगे। रॉड 3 पे आ जाओ। जो रॉड 3 है उसके रिस्पेक्ट में और हमारी जो एक्सिस है रेड वाली, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? देखो समझना, रॉड 3 के जितने फंडामेंटल रिजल्ट पे आना, फंडामेंटल रिजल्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समेशन ऑफ m into r स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनना। क्या रॉड 3 का हर पार्टिकल, रॉड 3 के जितने भी पार्टिकल्स है, क्या उन सब का एक्सिस से सेम डिस्टेंस नहीं है? सर सेम डिस्टेंस है। यस सर, सेम डिस्टेंस है। ये सब L डिस्टेंस पे, जितने भी पार्टिकल्स है वो सब L डिस्टेंस पे हैं, सारे के सारे पार्टिकल उसके L डिस्टेंस पे हैं यहाँ से। तो जब आप समेशन mr स्क्वायर लगाओगे तो क्या लिखोगे आप? पहले पार्टिकल के लिए m1l स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल के लिए m2l स्क्वायर, तीसरे पार्टिकल के लिए m3l स्क्वायर, चौथे पार्टिकल के लिए m4l स्क्वायर, और जब इन सबका समेशन करोगे तो क्या बनेगा वो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे वो तो बनेगा, लेकिन l स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m, मतलब कि टोटल मास हो जाएगा। यस सर, यानी कि रॉड 3 का आंसर बन जाएगा ml स्क्वायर। रॉड 3 का आंसर, रॉड 3 का समझ लो पहले आप, रॉड 3 का बहुत अच्छे से समझिएगा। रॉड 3 का फंडामेंटल रिजल्ट पे चलना पड़ेगा, हर चीज फॉर्मूले से नहीं हो सकती, कभी कभी ये फंडामेंटल दिमाग भी लगाना पड़ता है। समेशन mr स्क्वायर है, इसमें r स्क्वायर सबके लिए सेम हो गया, r स्क्वायर सबके लिए सेम हो गया ना, क्योंकि रॉड और एक्सिस पैरेलल हो गए। अरे रॉड 2 में तो ऐसा नहीं है ना, देखो अच्छा रॉड 2 में ऐसा नहीं है, रॉड 2 का यहाँ वाला पॉइंट एक्सिस के ज्यादा क्लोज है, आगे वाला पॉइंट एक्सिस के दूर है, और आगे चले जाओगे तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो इसलिए इसका आंसर ml स्क्वायर बाय 3 है, बाय 3 इसलिए आ रहा है इसमें। लेकिन रॉड 3 में तो बाय 3 नहीं आएगा ना, क्योंकि रॉड 3 के सारे पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे, जितने भी पॉइंट्स आप रॉड 3 के ऊपर चूज करोगे वो सब L डिस्टेंस पर हैं। आया बात समझ में आपको? यस सर। यस सर। अब इसका पूरा आंसर ले आइए, इसका पूरा आंसर 4/3 सर 4ml स्क्वायर बाय 3, ये आंसर आ जाएगा पूरा आंसर। तो ये जो I3 था, तो उसे फॉर्मूले से निकालते तो ना आता, आ जाता? आएगा, फॉर्मूले से भी आएगा, बट कौन सा फॉर्मूला? सर हाँ सर, वो रॉड 2 की लेंथ L है, तो सर दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस L हो गया और टोटल मास m हो गया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 2 + ml ये स्क्वायर सर भाई क्या पूछ रहा था। बिल्कुल आएगा भाई साहब, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा।
100% बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, उसके थ्रू भी आ जाएगा। पैरेलल में आईसीयूएम कौन सा रखेंगे? तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको पहले रॉड 3 से कोइंसाइड करता हुआ एक एक्सिस बनाओ, वो उसका आंसर 0 होगा। यस सर। और इससे रेड वाली एक्सिस एल डिस्टेंस पर है, तो 0 + ml² हो जाएगा। यस 0 + ml²। समझ आया? यस सर। वैसे मैं बताऊं, फंडामेंटल वाला ज्यादा बेनिफिट देगा आपको, सिग्मा mr² से समझो। यस ओके सर। सर। ठीक है बच्चा, तो ये कुछ एग्जांपल मैंने तुमको बताए हैं कि थ्योरम कैसे यूज की जाती है, थ्योरम का एप्लीकेशन कैसे करोगे आप, थ्योरम का यूज करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो आराम से। जैसे कि ना, टाइम एक्चुअली बहुत हो जाता है यार आपको भी क्लासेस में, सुबह भी क्लास लेनी है। अब सुबह वाली क्लास कैंसिल करेंगे यार, को थोड़ा एक दिन आराम करने दो। देखिए ये जो रेक्टेंगल है, इसकी डायमेंशन से एल और बी मान लो आप, एल और बी। अभी हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था फंडामेंटल रिजल्ट, आपको दिखा दें। ये एक टेबल होगा यार, एक पन्ना अपने सामने रख लो ना, अपनी पॉकेट में रख लेना एग्जाम टाइम पर। इसमें क्या जाता है कि रेक्टेंगल के केस में ml²/12 आंसर था। वैसे भी आप घर से ही पेपर देने जा रहे हो, कौन सा, सर मतलब मैं गलत चीज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देखिए अगर एल के परपेंडिकुलर लाइन जाती है तो क्या आंसर है इसका? ml²/12। ml²/12। दिस इज अगेन फंडामेंटल, मैं फिर बोल दे रहा हूँ आपको, ये फंडामेंटल है। और अगर आप बी के परपेंडिकुलर जाते हो तो क्या जाएगा? अगर सेंटर mb²/12। ये भी फंडामेंटल है। ठीक, इसके अलावा जो पूछा जाएगा वो फंडामेंटल नहीं है, वो आपको थ्योरम से करना है। तो मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि आप उस एक्सिस का बताओ जो रेक्टेंगल के आर पार जा रही है, इसका आंसर दो। परपेंडिकुलर एक्सिस परपेंडिकुलर ml² + b²। ml²/12 + mb²/12, समझ गए आप? यस सर। अच्छा, इस एक्सिस का बताओ जो कॉर्नर से पास हो रही है और रेक्टेंगल के आर पार जा रही है, कॉर्नर से रेक्टेंगल के आर पैरेलल पार। एक्सिस थ्योरम लगाना। पैरेलल एक्सेस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो किसके पैरेलल लगाएंगे? जो इसको अभी आइडिया, तुमने निकाली है बीच से परपेंडिकुलर वाले ml²/12 + mb²/12 वाले के। तो सुनिए, तो ये जो आइडियास होगा इसके लिए पहले ये वाला आंसर लिखेंगे। यस तो पहले आप m/12 l² + b² लिखिए और प्लस मास इनटू इन दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस। अरे भाई L/2। अरे भैया ध्यान, L√2 आएगा सर। L√2। तुम और पगला लो, तुम और पगला लो, L/, एक से एक बढ़ के पागल हैं इसमें। अभी देखो मैं डिस्टेंस कौन सा कह रहा हूँ, कॉर्नर वाले से सेंटर वाले का डिस्टेंस, ये डायगोनल का हाफ होगा। सर रेक्टेंगल है ना, एल और बी लिखा है तो रेक्टेंगल ही होगा ना बच्चा। सर रूट √L² + b²/2 एंड प्लस b/2 हाँ, तो होल अब आप, स्क्वायर। हाँ अब आप ये वाला डी यहाँ लेकर के आओ और मैं आंसर बता दो रहा, इसका आंसर आएगा 1/3 ml² + b²। यस सर 4 हो जाएगा। अबे हो तो जाएगा, लेकिन तुम लोग कर क्या रहे हो यार, देखो तो क्या कर रहे हो भाई। कोई l/√2 कह रहा है उसको, कोई l/2 कह रहा है। सॉरी सर। अरे हमको नहीं सॉरी चाहिए भाई। अच्छा लास्ट सही बता दो तो हम गुड नाइट के साथ तुम लोग को भेज दें। ये बताओ जो ये बी है उसके मिडिल पॉइंट से और ऐसे आर पार जा रहे हैं, बी वाले के मिड पॉइंट से आर पार चल रहे हैं, बताओ क्या आंसर आएगा? I_। सब पहले सर आईसीयूएम प्लस L/2 बच्चा तो ICUM में कौन सा, इतने सारे अब आई हो गए हैं, बताओ कौन सा ICUM लेंगे? सर ये स्टैंडर्ड ml²/12 स्टैंडर्ड वाला mb²/12। नहीं लेंगे बच्चा। देखो ये जो एक्सिस मैंने, सुनिए मेरे हाइलाइटर को देखना है, ये जो एक्सिस मैंने बनाई है ये तो इस आर पार वाली लाइन के पैरेलल है ना, जो आर पार जा रही है। यस सर। यस सर, तो ये सर हाँ मैं इसी को स्टैंडर्ड वाला बोल रही थी। ये वाला लिखो इसी पहले के रिस्पेक्ट में सर। तो ये जो आर पार वाला है पहले इसका आंसर लिखो, जो आर पार जा रहा है।
तो आर पार जो जा रहा है उसका आंसर है m/12 l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर बाय 12 प्लस m b स्क्वायर बाय 12 और प्लस m इंटू m b d अब ये डिस्टेंस b है स्क्वायर बाय अब ये डिस्टेंस ये कितना है भाई? L/2 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 हाँ अब मेरे L/2 पक्का हाँ आपके पक्का है। तो चलो मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। तुम्हारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर पूरा हो चुका है ना। फंडामेंटल रिजल्ट बुक से देख लो और थ्योरम्स की प्रैक्टिस करो और आपके पहले एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट करिएगा। आपकी जो एक और क्लास कल देंगे उसमें टॉर्क, इक्विलिब्रियम और 2 कंसेप्ट पढ़ा देंगे आपको। सर कितने बजे सर क्लास मॉर्निंग में क्लास होगी सर? मॉर्निंग में अब भैया मेरे यार हिम्मत नहीं पड़ रही, 1 मिनट पहले रिकॉर्डिंग बंद करने दिया। हाँ सर थोड़ा लेट